लकी की माँ को लकी से जितना भी वक्त मिल पाया था उसमें उसने जी भर की बात कर ली। वो चाहती थी कि लकी की मदद भी वो कर दे, लेकिन रुस्तम ने उन्हें पहले ही ऐसा करने से मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने लकी को कचरे की थैली के अंदर भरकर 1 करोड़ रुपए दे दिए और थोड़े ही दिन बाद लकी का राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। लकी ने जाने के लिए अपने मन को तैयार कर लिया था और जब उसने ये बात कुमारी को बताई तो कुमारी अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी। क्या तुम वापस दिल्ली जा रहे हो? कुमारी ने बिना लकी की तरफ देखते हुए पूछा और कहा, नहीं, मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने मेरा एडमिशन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में करा दिया है। लकी ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, जाना है तो जाओ, मुझे बताने क्यों आए थे? कुमारी ने गुस्से से कहा। फिर उसने अपना चेहरा लकी की तरफ घुमाया और बोली, मुझे लग रहा है ना कि तुम अपनी तनख्वाह के बारे में बात करने के लिए यहाँ खड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितना तुमने काम नहीं किया ना उससे ज्यादा तो काम खराब किया है। तुमने बहुत छुट्टियां मारी हैं लकी, और मेरे मना करने के बाद भी तुम चले जाते थे, इसलिए मैं तुम्हारा पैसा काट लेती थी और काट पीट के देने के बाद ना तुम्हारे खाते में सिर्फ सॉरी ही बचा है, इसलिए मेरी तरफ से सॉरी। लकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी जाने की खबर सुनने के बाद कुमारी इतनी उदास हो जाएगी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए लकी ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, अरे यार तुम तो बहुत ही बुरी निकली यार, मैं यहाँ 2 महीने से तुम्हारे लिए जी तोड़ के काम किए जा रहा हूँ और तुम मुझे बदले में सिर्फ सॉरी दे रही हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता क्या कि अगर मैं तुम्हारी शिकायत लेकर लेबर लॉ से करवा दूं तो वो तुम्हें अंदर कर देंगे? हाँ। कुमारी ने लकी की ये बात सुनी और उसे देखकर बस मुस्कुराने लगी, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। ये सुनकर तो खुद लकी भी परेशान सा महसूस करने लगा। उसने कुमारी के कंधे को पकड़ा और बहुत ही प्यार से कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार, तुम उसे भूली नहीं हो ना? चलो मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है, मैं तुम्हारी उस आदमी से ना बदला लेने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढूंगा, फिर उसे पकड़ेंगे और उसे खूब मारेंगे। तुम बताओ आखिर कौन है वो? इससे पहले कि लकी अपनी बात खत्म कर पाता, अचानक से कुमारी ने जोर से कहा, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। तुम उसे मारने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी वरना। लकी उसके मुंह से ये सब सुनकर तंग रह गया। उसने एक बार के लिए उसे देखा और बोला, अरे तुमने ही तो कहा था ना कि उसने तुम्हें खूब मारा था, तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था, डांटा था तुम्हें, और तो तुम्हें घर से भी बाहर निकालने की धमकी दे रहा था। कुमारी बस लकी को देखे जा रही थी। उसे थोड़ी सी तो शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो जिद्दी की तरह लकी को देख रही थी और देखते हुए बोली, वो तो मैं उसे पसंद करती थी, तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? एक लड़का और एक लड़की के बीच कभी प्यार नहीं हो सकता? कुमारी ने लकी से कहा, अगर तुम उसे इतना ही पसंद करती हो तो फिर उसके पास क्यों नहीं चली जाती हो? लकी ने पूछा। उसकी बात सुनकर कुमारी थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और फिर बोली, वो काफी हैंडसम है और उसका परिवार बहुत बड़ा है और अमीर है। मैं तो वैसे भी बदसूरत दिखती हूँ ना लकी, और ऊपर से सैंडविच बेचती हूँ तुम्हारे साथ। अब तो खैर तुम भी नहीं हो। लकी ने उसकी ये बात सुनकर अपना सिर ना में हिला दिया और फिर उसे देखते हुए बोला, अरे तुमने अपने दिमाग में बहुत सारी बेकार बातें भर ली है कुमारी। किसने कहा कि तुम मजबूत नहीं हो और तुम कमजोर हो? किसने कहा कि कोई सुंदर नहीं है, तुम बदसूरत ही है? और ये किसने कहा कि कोई भी गरीब अमीर नहीं हो सकता? तुमने अपने आप को अपने मन में ना बेड़ियों से जकड़ा हुआ है कुमारी। अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो कभी उस आदमी के पास नहीं जा पाओगी। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा हो जाता है। मुझे ही देखो, मैं खुद भी तो शहनाज मैडम के पीछे पड़ा हुआ ना, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनके पीछे पड़ा रहा तो एक दिन मैं उन्हें पालूंगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने ऊपर होना चाहिए। नहीं, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो मेरे लिए। नहीं यार कुमारी, तुम अपने आप में बहुत छोटी सोचती हो यार, मुझे लगता है कि तुम्हें ना कुछ बड़ा सोचना चाहिए। लकी ने कुमारी की तरफ देखते हुए कहा। वो अपने दिल में पहले से इस बात को मानकर बैठ चुकी थी कि उस आदमी के साथ तो उसका कुछ नहीं होने वाला था। वो बस उस इंसान के बारे में अपने दिल में चुपचाप सोचे जा रही थी, लेकिन लकी ने उसे अपनी जिंदगी में एक और अच्छा आइडिया दे दिया। उसने अपने कान बंद कर लिए और वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो बीमार थी। बाहर निकलो यहाँ से, मुझे नफरत है तुमसे, बाहर निकलो, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और लकी को दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। लकी अब उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो उसकी रोते हुई आवाज को सुन रहा था। उसका दिल अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये जो कुछ हो रहा था सब उसकी वजह से हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर वो खुद अपने कमरे पे सोने के लिए चला गया। अगले दिन उसने फिर से कुमारी को देखा। कुमारी वापस से वैसी हो गई जैसे वो पहले थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या उससे। वो बस उसके साथ उसके ट्रक पर काम करने में लगा हुआ था। लगभग 3 दिनों के बाद शाम को लकी फिर से अपने किराए के कमरे में आ गया। वो कल राजस्थान यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में लगा हुआ था। अब वो कुमारी के साथ भी काम करने को आगे नहीं बढ़ा सकता था। उसके
कमरे में जो चीजें थी उसने वो सारी पैक कर ली। ठीक तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। लकी ने देखा कि कुमारी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। तुम? लकी उसे देखकर चौंक गया। कुमारी ने प्लेट को एक तरफ रखा और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया लकी, खा लो। लकी फिर से ये सुनकर चौंक गया। वो सोच रहा था कि कुमारी को जब इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो कल रात जो कह रहा था तो उसने उसके लिए ये सब बनाया होगा, मगर इससे पहले कि वो उसे खा पाता उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये बात उसने कुमारी से भी कही। वो टेबल पर बैठा और उसने अपनी थाली खोली। कुमारी ने उसके लिए दाल चावल रोटी सब्जी और ना जाने क्या क्या बनाया था। जैसे ही लकी ने उसे खाया तो उसका दिल खुश हो गया। कुमारी ने सच में बहुत मेहनत की थी और बड़े प्यार से बनाया था। तुमने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया कुमारी, सच में। लकी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ। कुमारी ने लकी को आराम से खाते हुए देख रही थी। वो उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। उसका दिल सच में शहद से भी मीठा था। उसने उसे बड़े प्यार से देखा और गर्व से मुस्कुराने लगा। उसे इस तरह से देख कुमारी के दिल में ना जाने कैसी हींग उठी और उसने बड़े प्यार से कहा, लकी, उस रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, गलत किया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो कहा वो गलत कहा। नहीं, उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कुमारी, हो गया ना, छोड़ो। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दिल से ना कैसी इंसान हो, लेकिन बस बात इतनी सी है ना कि इस बार लकी अपनी तरफ से कहते कहते रुक गया। वो कहना चाहता था कि उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उसे फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए वो चुप हो गया। मैं भी वही कह रहा था ना, आदमी अपनी खुशी पे खुद पा सकता है और ढूंढ भी सकता है। तुम्हें अपने लिए ना उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे दिल में उस आदमी के लिए हो, जो वो बता देना चाहिए। हो सकता है तब उस आदमी को मालूम ही ना हो कि तुम उसके लिए क्या हो, क्या मायने रखती हो। अब की बार कुमारी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। लकी उसे 2 दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहा था और अब शायद बात उसकी समझ में आ रही थी, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या हुआ और वो बोली, अगर मैंने उसे ढूंढ भी लिया ना तो वो मुझे मारेगा लकी, मुझे डांटेगा, मेरे ऊपर हंसेगा और बोलेगा कि मैं कितनी गंदी दिखाई देती हूँ और मेरे अंदर कोई बात नहीं है। चलो माना वो ये सब करेगा, लेकिन इसके जरिए भी कम से कम तुम्हें इस बात का तो अंदाजा हो जाएगा ना कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। अगर तुम्हें लगता है कि वो आदमी तुम्हारे बारे में गलत बात करता है तो तुम उसके बारे में सोचना ही छोड़ देना, लेकिन अगर तुम अभी से उसके बारे में ऐसा सोचने लगेगी तो गलत हो जाएगा ना। तुम्हें अपने बारे में ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए कुमारी। वैसे भी जब तुम उस वक्त उससे मिली थी तो तब तुम तो दोनों ही बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हो सकता है कि अगर तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें भी पसंद करने लगेगा। सच में? कुमारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ और नहीं तो क्या, मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए ना अभी तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, वरना जरूर आता। अब शहनाज मुझे मिल जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर आ जाऊंगा। अगर वो अच्छा आदमी हुआ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ मारपीट की ना तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लकी ने कहा। लकी अपने जाने की तैयारी शुरू कर चुका था और उसने जैसे ही ये बात कुमारी को बताई तो वो पूरी तरीके से बिफर गई। उसे लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और जब लकी ने मजाक में उसे पुलिस से पकड़वाने की बात कही तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जब बाद में लकी ने उसे समझाया कि वो जिसे पसंद करती है और लकी उससे मिलवाने में उसकी मदद कर सकता था तो कुमारी को अच्छा महसूस होने लगा। बचपन से लेकर आज तक कोई भी ना तो उसके लिए खड़ा हुआ था और ना ही कोई उसका इस तरह से साथ देने के लिए आगे आया था जिस तरह से लकी आगे आ रहा था। ये सुनते ही कुमारी की पलकें गीली होने लगी। उसके मुंह से इस तरह से शब्द सुनकर सच में वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। कुमारी ने अपनी नाक साफ की और उसके आंसू बाहर आने से पहले उसकी आंखों में फिर से अंदर चले गए। चलो बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बा बनाया हुआ है और वो तुम अपने साथ लेकर चले जाना, कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा और लकी ने भी खाना शुरू कर दिया। अगले दिन लकी सुबह जल्दी उठ गया। उससे एक दिन पहले ही उसने अपने लिए एक सूटकेस खरीदा था और उसने सारे कपड़े सूटकेस में डाल दिए थे। उसने अपना सारा पैसा भी अपने सूटकेस में डाला था और उसके बाद सारा सामान लेकर वो बाहर आ गया। वो अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर उसे कुमारी मिल गई। लकी जाने वाला था लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी। उसने लकी के लिए कुछ खाना तैयार किया हुआ था। जब लकी ने उसे खत्म कर लिया तो कुमारी ने लकी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये लो तुम्हारी सैलरी पूरी है, 1 रुपया नहीं काटा मैंने। कुमारी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख लो, मेरे पास पैसे हैं। लकी ने कहा। उसकी सूटकेस में अभी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे और ऐसे में उसे इन 6,000 रुपए की कोई जरूरत नहीं थी। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो लकी, पहले जब मेरे सामने आए तो बड़ी डिंग हाँक रहे थे, मैंने मान लिया अब तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब जरा मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, और तुमने सारा काम मेरे लिए किया है, तो ऐसे में ये जो तुम्हारा हक है वो बनता है, रखो इसे और आगे
तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे ना, मुझे वापस कर देना, कुमारी ने कहा। उसके हिसाब से तो लकी अभी भी वही फटीचर आदमी था जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब लकी अपनी पहचान कुमारी के सामने साबित तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसे लगा कि उसे पैसे ले लेने चाहिए। पैसे भी उसके पास कुमारी का नंबर था, अगर उसे कभी भी पैसे की दोबारा जरूरत पड़ती तो उसे वापस भेज सकता था। अब कुमारी ने अपना ट्रक लिया और लकी को छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी आ गई। लकी ने अपना सामान ट्रक पर से ले लिया, उसको अलविदा कहा और अब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा था। उस वक्त ढेर सारे लोग अंदर जा रहे थे। लकी भी उन सभी के बीच अपनी सूटकेस लेकर अंदर दाखिल हो गया। लकी! इतने में पीछे से उसे एक लड़की की आवाज आई। लकी ने जब उस लड़की को घूमकर देखा तो वो सिमोना थी। उसे बाद में पता चला कि सिमोना भी उसके साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। जब वो पिछली बार होटल जयपुर ग्रीन में मिले थे तब लकी को वहां बुलाने की वजह से न सिर्फ उससे बुरा लग रहा था, लेकिन लकी ने उसे बचा भी लिया था। इस बात से उसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। लकी को उसे यहाँ मिल जाना अपने आप में किसी सरप्राइज से कम नहीं था। तुम यहाँ पर क्या बिजनेस करने के हिसाब से आए हो? सिमोना ने पूछा। अरे नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, पूरी करनी मुझे पढ़ाई अपनी। सिमोना ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसका एक बार दिमाग हिल गया, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि कैसे अभिलाषा जी, रुस्तम डांगी और उस होटल का मैनेजर खुद आकर उसके बचाव में खड़े हो गए तो उसे लग रहा था कि लकी हो ना हो कोई बड़ा आदमी था। चलो तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, सिमोना ने कहा, और फिर दोनों यूनिवर्सिटी के दरवाजे में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने लगे तो उन दोनों को पीछे से किसी लड़की के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। लकी ने जब पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक जवान आदमी खड़ा था। वो पतला सा था और बिल्कुल लंबा था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया था। उसके आसपास दो लड़कियां खड़ी थी जो कि उसी तरह अमीर नजर आ रही थी और उससे बात किए जा रही थी। उस आदमी के हाथ में बियर की बोतल थी और वो लोग ऐसे ही इधर उधर की बात कर रहे थे। वो लड़कियां जो कि उसके पास खड़ी थी वो खुद भी उसे देखकर हंस रही थी और बात बात पर तालियां बजा रही थी। लकी ने देखा कि वो दोनों लड़कियां उस लड़के की कमर में हाथ डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के को उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उन्हें छूने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए वो लड़कियां भी चुपचाप पीछे खड़ी हो गई और सिर्फ उसके साथ हंसे जा रही थी। इतने में वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आई। उसमें से 5 सुंदर लड़के लड़कियां नीचे उतरे। जैसे ही सब लोग नीचे उतरे तो उनका ध्यान उन लोगों के ऊपर ही चला गया। वो सब अपने आंखों में जलन देखकर उन्हें देखे जा रहे थे। लकी ने भी उन 5 लोगों को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा और उन्होंने एक गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। वो गाड़ी अपने आप में 40-50 लाख के आसपास की थी। इसका नाम शांतनु है, म्यूजिक डिपार्टमेंट का हेड है। ये यहाँ ना बहुत बड़ा प्ले बॉय और बहुत पैसे वाला लड़का है, इसलिए कॉलेज की सारी लड़कियां ना इसके आगे पीछे डोलती रहती हैं। हर कोई इसके साथ आना चाहता है, सिमोना ने लकी को बताते हुए कहा, जो कि शांतनु की तरफ देख रहा था। ओह ऐसी बात है। लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर बोला, वैसे यार तुम देख रही हो वो जिस तरह बैठा हुआ है उसने अपने पीछे एक कार रुकवा रखी है, लेकिन वो आदमी हॉर्न नहीं बजा रहा है। इसका मतलब है कि वो लड़का अच्छा है, चाहे अमीर का ही क्यों ना हो। सिमोना ने लकी की इस बात को एक बार के लिए सुना और उसे देखा। उसे तो लकी की इस बात पर थोड़ा सा शक हो रहा था और वो इसे आसानी से पचा नहीं पा रही थी। इतने में शांतनु और उसके साथ वालों ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया और सिमोना ने लकी को एक तरफ खींच लिया। अब वो खुद भी शांतनु के रास्ते में आ रहा था। क्या बात है शांतनु, जब हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चल रहे हैं और बाकी लोग अपने आप हमारे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर लड़की ने शांतनु की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तो इसलिए रास्ता बनाते हैं क्योंकि ये तुम जैसी परियों जैसी लड़कियां मेरे साथ चलती हैं। वो देख लेते हैं कि इनके रास्ते में आकर इनका गंदा रास्ता ना हो जाए, इसलिए वो तुम्हें देखकर मेरे लिए जगह बना देते हैं। शांतनु ने कहा, अरे यार शांतनु, तुम तो सच में बहुत खुश कर देते हो दिल को यार। तुम इतनी प्यारी बातें करते हो कि मेरा तो तुम्हारे पास से जाने का ना मन ही नहीं करता। उन चारों में से एक लड़की ने हंसते हुए कहा और फिर उसके पास बाकी सारी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी। जब शांतनु लकी के पास से निकला तो उसे लकी के होने का पता नहीं चला। वो देख नहीं पाया कि वहां लकी जैसा कोई लड़का भी खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थी और जो उसकी तरफ देख रहा था। जब उन लोगों ने उस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ा तो इतने में वो गाड़ी आगे आई और उसने अपना शीशा नीचे करते हुए शांतनु से कहा, शांतनु भाई मैं अभी तो निकल रहा हूँ, आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। शांतनु ने सिर्फ एक बार के लिए उस आदमी को देखा और फिर वो उन लड़कियों के साथ आगे बढ़ने लगा। सिमोना और लकी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि वो गाड़ी शांतनु की ही थी और उसमें जो बैठा हुआ आदमी था वो उसका ड्राइवर था, इसलिए वो हॉर्न नहीं बजा रहा था। लकी लाइफ साइंस की डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता था। सिमोना उसे अपने साथ बायोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉर्मेट्री में ले आई थी। लकी, उस दिन जो कुछ हुआ वो अभी तक मेरे दिमाग से निकला नहीं है। जो कुछ हुआ क्या उसका दोष तुम मुझे देते हो? सिमोना ने लकी से बात करते हुए पूछा। अरे नहीं यार,
अगर मैं उस दिन दोष तुम्हें ही देता तो फिर मैं तुम्हें उस दिन छुड़वाता क्यों, बताओ मुझे। लकी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब जाकर सिमोना के दिल को ठंडक पहुंच पाई। उसने फिर से पूछा, वैसे लकी तुम रुस्तम डांगी जी को कैसे जानते हो? वो औरत कौन थी जो उस दिन तुम्हारी मदद के लिए आई थी? लकी ने उसके सवाल को तो सुन लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवाल का जवाब क्या दे। अगर वो सच में भी उसे उसकी पहचान के बारे में बता देता तो भी सिमोना को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उससे तुरंत अपने मन में एक बहाना बनाया और बोला, अरे यार, असल में मेरी किस्मत अच्छी थी। हुआ ये कि रुस्तम जी और औरत जो मेरी गाड़ी पर से 2 सैंडविच लेकर गए थे ना, उन्हें लगा कि मैंने जो सैंडविच बनाई वो काफी टेस्टी है। उन्होंने इस वजह से मेरी तारीफ भी बहुत की थी। वो जानती थी कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ और अब दिल्ली वापस नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करा दे। और बस आखिर बार वो हमारे लकी अपनी नई यूनिवर्सिटी में आ चुका था। दरवाजे के बाहर से ही उसे सिमोना मिल गई, जो कि खुद भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही थी और साथ में उसे शांतनु भी दिख गया था, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मरा करती थी। इसके बाद लकी अपनी डॉर्मेट्री में आ गया और वहां पर उसके साथियों को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी का एडमिशन यहाँ कैसे ट्रांसफर हो गया। लेकिन लकी ने बताया कि वो गरीब था और इसी बात से उसका एडमिशन हुआ था। बाद में जब उन्हें पता चला कि लकी सैंडविच बेचने का काम करता था तो वो भी मान गए कि लकी गरीब था और साथ ही सब लोगों की उसके साथ सिंपैथी जुड़ गई। वो देख पा रहे थे कि लकी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। अंदर ही अंदर वो लकी के लिए काफी बुरा महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथ वालों को सच न बताकर उन्हें धोखा दे रहा था। आज पहली बार लकी अपनी डॉर्मेट्री में सोया था। अगले दिन वो अपने साथियों के साथ में क्लास चला गया। टीचर उससे पहले ही मिल लिए थे और उससे उनकी बात भी हो गई थी। लेकिन लकी को जब पता चला कि उसके टीचर को भी उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था तो ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। उन्हें सच में यही लग रहा था कि लकी एक गरीब लड़का था, जो कि एक गरीब परिवार से आता था और किसी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन हो गया था। साथियों, आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। इनका नाम लकी अग्रवाल है। टीचर ने लकी का सबसे परिचय करवाते हुए कहा। क्लास में पीछे जो बैठे थे उन्हें भी अभी तक यही लग रहा था कि ये एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर उसी इंसान का हो सकता है जो अमीर बाप का लड़का हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लकी, जिसने की बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे, वो भी इस तरह के काम कर चुका था। हर कोई दबी हुई आवाज में उसके कपड़े के बारे में बात कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे थे। वो तो बस इस चीज को खोजने में लगा था कि राधिका कौन सी क्लास में थी और कौन से सब्जेक्ट में थी। ठीक इसी वक्त म्यूजिक की क्लास में एक टीचर ने एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाया। उसने काले रंग का सस्पेंडर पहना हुआ था और गुलाबी रंग की स्कर्ट। बहुत सुंदर दिख रही थी वो। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी आंखें किसी झील से कम नहीं लग रही थी। साथियों, आज हमारे बीच एक और नई साथी जुड़ी हैं। इनका नाम है शहनाज जरीवाला। मुझे उम्मीद है कि आप इनका अच्छे से स्वागत करेंगे और साथ ही हमने अब तक जो काम किया है उसके बारे में नहीं बताएंगे। उस सुनहरे चश्मे वाले शिक्षक ने कहा। हाँ, हम शहनाज का खास ध्यान रखेंगे। पीछे से कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाज आई और बाकी लोगों ने उसे देखते ही तरह तरह की बातें करने शुरू कर दिए। ये जरीवाला फैमिली से, ये जयपुर के 5 सबसे बड़े परिवारों में से आते हैं। इनका बिजनेस ना दूर दूर तक फैला हुआ है और मैंने तो सुना है कि इसके पिता इसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुझे इतना सब कैसे पता? अरे यार, मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं यार दोस्त, जो कि इसके परिवार के लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे अंदर की सब खबर रहती है। तब तो बहुत सही है यार। अगर हम में से कोई भी इनके साथ आ गया तो जिंदगी तो सेट, सारा संघर्ष खत्म। उसके बाद हम किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे गधे, कभी तो कभी अच्छा सोच लिया कर। एक बार शीशा देख ले, अपनी शक्ल देख ले उसमें। तुझे क्या लगता है इसका बाप तुझे पसंद करेगा? शहनाज नाम है उसका और तेरा नाम योगेश। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के लायक ना पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही आदमी है, शांतनु। सब लड़कों ने शहनाज के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इधर शहनाज ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसके अपनी सीट पर आते ही ढेर सारे लड़कों ने उसे घेर लिया और हर कोई उसकी बगल वाली सीट पर बैठने की जुगत लगा रहा था। हालांकि वो सब इस बात को अच्छे से जानते थे कि उनमें से कोई भी राधिका के लायक तो नहीं था, पर फिर भी वो अपनी कोशिश पूरी करना चाहते थे। अगर एक बार के लिए भी शहनाज उन्हें देख लेती ना तो उनके भाग्य खुल जाते। इधर लकी राधिका को ढूंढने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में घूमे जा रहा था। उसने जब हर जगह देख लिया लेकिन राधिका उसे नहीं मिली। आखिरकार जब वो म्यूजिक की क्लास के बाहर से निकला तो उसने देखा कि राधिका वहां बैठी हुई थी। राधी, शहनाज! लकी ने जैसे ही उसे देखा उसने जोर से कहा। उसने देखा कि वो बहुत ही शांत थी। लकी को देखकर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इधर लकी को उसे देखकर खुश हो गई थी और इसलिए वो उसकी तरफ आगे जाने लगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक से कुछ लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया और उन्होंने लकी से कहा। लकी उनकी आंखों की तरफ देख रहा था। लकी की आंखें सिर्फ और सिर्फ राधिका के ऊपर ही टिकी हुई थी। शहनाज ने भी उसे देखा और देखते ही उसका मन खराब हो गया। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लकी को देखते ही काफी बुरा महसूस कर रही थी। शायद
इसके पीछे की वजह ये थी कि लकी फिर से उसे राधिका समझने लगा था, जबकि उसने 1000 बार कहा उससे कि वो राधिका नहीं थी। उसका इस तरह का मुंह देखकर लकी को भी बुरा लग गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे ढूंढने की चाहत में वो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था, और इसलिए उसने आज शहनाज को अपने इस बिहेवियर की वजह से नाराज कर दिया। लकी ने फिर आखिर में शहनाज को देखा और फिर से अपनी क्लास की तरफ जाने लगा। शहनाज की क्लास के लड़कों ने देखा कि लकी ने बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने कभी उसका नाम इस यूनिवर्सिटी में नहीं सुना था। वो उसे देखकर ये मान बैठे थे कि लकी एक फटीचर आदमी था। जो अभी तक उसने किया था वो भी अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं था। लकी ने ऑफिस में ही शहनाज की क्लास का टाइम टेबल अपने लिए प्रिंट करवा लिया था। अब वो अपने क्लास में तभी जाने वाला था जब वो फ्री होती, और जिससे सिर्फ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करने वाला था लकी। अगर वो टिका रहता और शहनाज को भी उससे डर नहीं लगता तो हो सकता था कि उसे फिर से वो पसंद करने लगती। लगभग 3 दिनों तक देखने के बाद लकी ने देखा कि शहनाज आराम से अपनी सीट पर बैठी थी। वो उसके लेक्चर सुन रही थी और हर चीज के नोट्स बना रही थी। भले ही लकी हर तरफ से उसे देख रहा था और बाकी लड़के भी उसे देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना पसंद करते। लकी को यह देखकर काफी खुशी हो रही थी। चौथे दिन जब लकी शहनाज की क्लास के बाद उसकी क्लास के बाहर आया तो उसने देखा कि शहनाज के पीछे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। ये वही शांतनु था जिससे लकी की पहले दिन मुलाकात हुई थी। लकी दरवाजे पर खड़ा था और उसे देख रहा था। वो उन दोनों की बातें करता हुआ देखे जा रहा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक से जुड़ी कुछ बातें कर रहे थे वो दोनों। फोक म्यूजिक की शुरुआत तो कबीलों से हुई थी और उसमें इतना ज्यादा क्लासिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। फोक में मुझे राजस्थान का फोक काफी अच्छा लगता है। वैसे बंगाल का फोक भी अच्छा है। चौधरी जो राजस्थान का गाना है ना, वो तो काफी शानदार है। शांतनु ने मुस्कुराते हुए शहनाज को देखा और कहा। शहनाज की आंखें उसे देखे जा रही थी और उसकी बातें सुनती जा रही थी। तुम्हें तो म्यूजिक के बारे में काफी जानकारी है, मैं तो कुछ नहीं जानती। अरे नहीं जानती हो तो जान जाओगी ना। म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मुझे काफी पसंद भी है। मुझे लगता है कि हमारे इंटरेस्ट काफी मैच करते हैं, तो तुम अगर चाहो तो हम लोग इसके बारे में आगे भी बात कर सकते हैं। इससे मेरा भी नॉलेज रिफाइन हो जाएगा और तुम्हें भी कुछ नया पता चल जाएगा। शहनाज उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसके बाद वो शांतनु से दूसरी चीजों के बारे में बात करने लगी। बात करते करते जब उसकी आंखें घूमी तो शहनाज की नजर में लकी टकरा गया। वो दरवाजे पर खड़ा था। शहनाज ने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन फिर उसने अपनी नजर दूसरी दिशा में फेर ली। वो लकी की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। ये देखकर लकी का दिल फिर से बैठ गया और उसे अचानक ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके अपने नाखून उसकी अपनी हथेली में गड़ते चले जा रहे थे। भले ही उसमें घाव होना शुरू हो गया, लेकिन लकी को घाव महसूस नहीं हो पा रहा था। शांतनु ने इस दौरान शहनाज की आंखों को देखा और उसने भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही उसने पाया कि लकी वहां से खड़ा होकर उसे बड़े प्यार से देख रहा था तो पहले तो वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उससे बाद में हंसी आने लगी। वो लकी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे लगा लकी उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो इस बात को मान सकता था कि लकी वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे शहनाज सुंदर लगने लगी थी, पर वो ये मान सकता था कि बदले में वो उसे घूमकर देखे। जब लकी ने देखा कि शहनाज और शांतनु बहुत देर तक बातें कर रहे थे तो उसके दिल पर जैसे छुरियां चलने लगी और उसके मन में काफी उदासी वाले भाव आने लगे। उसने दरवाजे पर जोर से एक मुक्का मारा और फिर वो अपनी डॉर्मेट्री में वापस आ गया। इसको क्या हुआ भाई? जब युवराज ने लकी को ऐसे खराब मूड में देखा तो उसने अपने पार्टनर से पूछा। कुछ दिनों तक इन लोगों के साथ रहने के बाद लकी को भी इस चीज का भान हो गया कि दिल्ली वालों लड़के की तरह इन लड़कों के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। क्या हुआ लकी? अरे कुछ नहीं हुआ यार, लकी ने कहा और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके मन में सिर्फ शहनाज और शांतनु की तस्वीरें चल रही थी। तुमने देखा नहीं? ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे यूनिवर्सिटी में पार्टी होने वाली है, तुम जाओगे उसमें? युवराज ने पूछा। युवराज यहाँ की स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था और 1 साल की पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। यूनियन का हर मेंबर ये चाहता था कि उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में भाग ले। नहीं यार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लकी ने ऐसे कह दिया। अरे भाई, वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आने वाली हैं, हो सकता है हम जैसे फटीचरों का भी कोई नंबर लग जाए यार। युवराज ने अपनी बाहें तानते हुए लकी से कहा। सुंदर लड़कियां? जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये शब्द सुना तो उसकी तरफ देखने लगा। वो ये सोच रहा था कि क्या शहनाज भी उस पार्टी में आने वाली थी। क्या तुम्हारे पास में लिस्ट है कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा है? युवराज ने पार्टी में आने वालों की लिस्ट पहले ही निकाल ली थी। लकी ने उससे लिस्ट ली और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे उसमें शहनाज का नाम मिला। सपनों के पीछे परफॉर्मर शांतनु राठी, शहनाज, उर्वशी और जिशान, एक डांसर की कमी है, इस लिस्ट में लिखा था। जैसे ही लकी ने उसमें शांतनु, शहनाज का नाम पढ़ा तो लकी के दिल में फिर से दर्द
उठना शुरू हो गया, लेकिन फिर उसे इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसने युवराज से कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, इसमें मेरा नाम डाल दो। अरे बाप रे, तुम तो गजब के आदमी हो यार, जैसे मैंने कहा कि लड़की आने वाली है, तुम तो ऐसे तैयार हो गए जैसे खरगोश को खाने के लिए शेर। युवराज ने कहा और लकी का नाम जोड़ दिया। लकी ने राधिका को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वो उसे पहली बार में ही देखकर इतना उत्साहित हो चुका था कि वो बाहर से ही राधिका को आवाज दिए जा रहा था। ये सुनकर शहनाज को काफी परेशानी होने लगी। उसने लकी से अपनी नजर दूर कर ली। इसके बाद लकी ने सोचा कि उसे आराम से काम लेना चाहिए, और जब एक दिन वो शहनाज से फिर से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि शांतनु उसके साथ खड़ा था। जब वो डॉर्मेट्री में आया तब उसने देखा कि शहनाज शांतनु के साथ में यूनिवर्सिटी की पार्टी में परफॉर्म करने वाली थी। ये देखकर लकी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना नाम भी पार्टी के लिए लिखवा दिया। अगले दिन दोपहर में जब लंच हो रहा था तो युवराज ऑडिटोरियम में चला गया, जहां पर प्रैक्टिस करने वाले सब लोग खाना खा रहे थे। लकी भी उसके साथ था और लकी की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो कुर्सी पर बैठते ही उसे नींद आने लगी। काफी देर के बाद में संगीत की आवाज की वजह से लकी की नींद खुल गई। लकी ने अपनी आंखें खोली और उन्हें मलकर सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर ढेर सारे लोग रिहर्सल कर रहे थे। कुछ लोग स्टेज के ऊपर खड़े थे और बाकी कुछ लोग नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। जो प्रोग्राम का इंचार्ज था वो हर प्रोग्राम की डिटेल अपने पार्टनर को बता रहा था और डायरेक्टर वहां पर लाइट और साउंड चेक कर रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब लोग एक बार के लिए सामने से हट जाइए। सबसे पहले एक बार के लिए शांतनु और शहनाज को रिहर्सल करने दीजिए। बाकी सब लोग हट जाइए। शांतनु पहले तुम माइक लेकर एक बार टेस्टिंग कर लो। इस पार्टी की रिहर्सल का एक ऑर्डर बना हुआ था। शहनाज और शांतनु भी अभी 10 मिनट पहले ही आए थे। अगर वो लाइन में खड़े होकर इंतजार करते तो उनका नंबर कम से कम 2 घंटे बाद आता, लेकिन ऐसी थी कि दोनों के परिवार ही अपने आप में काफी बड़े थे। शांतनु को तो पूरी यूनिवर्सिटी ही जानती थी और उसके बारे में तो हर कोई बात करता ही था, और उसके साथ अब शहनाज भी अपने आप में एक बड़े खानदान से आती थी। इसके अलावा शांतनु के साथ रहने की वजह से भी उसका नाम काफी बड़ा होने लगा था। अब ऐसे में डायरेक्टर इन दोनों को कैसे मना कर सकता था। बाकी सब लोगों ने जैसे ही डायरेक्टर की बात सुनी तो उन्होंने शांतनु और शहनाज के लिए रास्ता छोड़ दिया। उन्हें इस बात से शिकायत भी हो रही थी कि डायरेक्टर ने उनका नंबर खा लिया था, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकते। इधर शांतनु और शहनाज पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। वो एक दूसरे के साथ गाने के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बार बार उनका नाम बुलाया जा रहा था तो दोनों ने अपना जूस खत्म किया और फिर शांतनु ने शहनाज को अपने साथ स्टेज पर आने के लिए कहा। जब लकी ने देखा कि शांतनु और शहनाज एक साथ स्टेज पर खड़े हैं तो वो अपनी पीछे वाली सीट के ऊपर से उठा और बैठने के लिए आगे आने लगा। जैसे ही वो आगे की सीट पर पहुंचा तो देखा कि शहनाज ने गाना शुरू कर दिया। लकी वहीं पर आकर बैठ गया जहां पर अभी शहनाज आकर बैठी हुई थी और वो उसे बस देखे जा रहा था। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकी, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कहीं, हौले हौले धीरे धीरे। शहनाज ने ये 4 लाइन काफी सुर में गाई थी। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग मानो उसके मुरीद हो चुके थे और सब लोग उसे काफी पसंद कर रहे थे। शहनाज ने अपने आप को रोका और शांतनु को देखने लगी। गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तू छू कर मुझे गुजरी हो यूं, देखूं तुम्हें यादें चुनूं। शांतनु की आवाज भी बहुत अच्छी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो शहनाज से किसी भी मामले में कमजोर था, बल्कि उसके साथ में तो उसकी आवाज भी और अच्छी लग रही थी। जिन लोगों को संगीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जैसे कि लकी, वो खुद भी उसे गाते हुए देखकर समझ चुका था कि ये लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। बहुत सी लड़कियों की नजर तो स्टेज पर से हट ही नहीं रही थी और वो लोग शहनाज को हटाकर तुरंत उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाना चाहती थी। तुम हो जुनूं, तुम हो सुकून, क्यों पहले ना आई तुम। शांतनु अभी भी गाए जा रहा था, लेकिन अचानक से आखिरी की लाइन में उसे ना जाने क्यों एक बड़ी सी हिचकी आ गई। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए। शांतनु की आवाज इतनी बदल गई कि एक बार के लिए तो लोगों को उसके ऊपर हंसी आने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाकी लोगों को देखा तो उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने अपने दांत भींच लिए थे और अपनी हंसी रोकने के लिए मुट्ठियां तक बंद कर ली। इधर शांतनु भी ये सुनकर काफी शर्मिंदा हो गया। उसका चेहरा अचानक से लाल पड़ गया। वो डर के मारे शहनाज की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि उसका इंप्रेशन खराब होने की पूरी संभावना थी, लेकिन उसकी किस्मत इस मामले में अच्छी थी कि आज कोई उसके ऊपर हंस नहीं रहा था। शांतनु आगे भी ऐसे ही गाया जा रहा था जैसे कुछ हुआ नहीं। इसी दौरान लकी से नहीं रहा गया और उसे हंसी आ गई। वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी रोक ना सका। एक तो शांतनु उसे अजीब सा दिख रहा था और दूसरा उसने खुद ही अपने आप को शहनाज के सामने बेवकूफ साबित कर दिया था। इसलिए उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब जब पूरा ऑडिटोरियम ही शांत खड़ा था तो लकी की हंसी की वजह से सबकी
नजर में वो आ गया और वो सबको चुभने लगा। शांतनु ने भी एक झपक भर लकी को देखा और उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आने लगा। फिर उसने चुपके से शहनाज की तरफ देखा। वो बस ये देखना चाह रहा था कि इस वक्त शहनाज क्या कर रही थी। उसने देखा कि वो खुद भी थोड़ा मुस्कुरा रही थी और ये देखकर तो शांतनु को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? डायरेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। वो खुद भी एक स्टूडेंट ही था। जब उसने देखा कि लकी इस तरह से बेशर्मों की तरह हंस रहा था तो वो तुरंत स्टेज पर गया और वहां से लकी के ऊपर उंगली उठाते हुए बोला, मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं तो नहीं हंस रहा। इधर से लकी ने देखा। वो किसी भी हाल में शहनाज के सामने अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, जैसे उसके दिल में किसी के लिए दया ना हो। हमें पागल समझते हो क्या? मालूम नहीं है कि तू शांतनु की हिचकी पर हंस रहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हंस रहा था। गजब आदमी है यार ये। डायरेक्टर ने भी गुस्से से कहा। वो शांतनु की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब जब मालूम ही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? लकी ने धीरे से कहा। ये सुनते ही डायरेक्टर का चेहरा भी गुस्से के जल भुन गया। उसने सीधा शांतनु की तरफ देखा। उसका चेहरा भी अंगारा हुआ पड़ा था और उसे देखते ही एक बार के लिए तो डायरेक्टर के होश उठ गए। निकल जा बाहर यहाँ से, हमारी रिहर्सल में हंसने की कोई जरूरत नहीं है। शांतनु ने लकी की तरफ देखा और गुस्से में बोला। इधर जैसे ही उसने शांतनु की आवाज सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। वो उसे कहना चाहता था कि एक तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होकर गाना गा रहा था और ऊपर से उसी के साथ बदतमीजी भी कर रहा था। लेकिन लकी ने कहा, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी करूं, हंसूं या रो, उससे तुझे क्या है? ना तुझे मुझे रोक सकता है ना तू, और ना ही कोई और, समझा ना? जब इससे पहले कभी लकी को गुस्सा आता था तो वो कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करता था, लेकिन शांतनु के लिए उसके मन में जिस तरह का गुस्सा था, ऐसा गुस्सा लकी के मन में आज तक किसी और के लिए पैदा नहीं हुआ। बाकी सब लोगों ने लकी का वो चैलेंज सुन लिया जो उसने अभी शांतनु के सामने रखा। वो सभी उसकी इस बात को सुनकर चौंक गए। कुछ लोगों को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था तो कुछ को हंसी। लकी को सब अपनी अपनी राय से देख समझ रहे थे। ये लड़का तो सच में पागल है। कौन है ये? कौन से कॉलेज से आया है? भाई शांतनु तो खुद ही चैलेंज नहीं दे सकता है, फिर ये फटीचर कहाँ से पैदा हो गया जो उसे चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है? देखो तो जरा इसके कपड़े, फटीचर कहीं का। ऐसा लग रहा है कि भलाई की दीवार में ना इसने ये कपड़े उतारे हैं। एक तो औकात नहीं है, ऊपर से इस तरह की बात कर रहा है शांतनु भाई से। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। देख बात ऐसी है ना कि तुझे मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू आगे से मेरी परवाह करना शुरू कर देगा, समझा? सिक्योरिटी, गेट से बाहर निकाल इस साले को। शांतनु ने जोर से आवाज देते हुए कहा। अरे शांतनु भाई, मैं तो इसे अंदर नहीं घुसने दे रहा था। इसकी हालत देखकर ही मैं इसे मना कर चुका था, लेकिन ये 2-4 और लड़कों के साथ था, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं अभी इसे बाहर कर देता हूँ, सिक्योरिटी के चीफ ने कहा और 2 लोग लकी को पकड़ने के लिए आगे आने लगे। 1 मिनट रुको भाई शांतनु, तेरे पास क्या अधिकार है जो तू मुझे यहाँ से बाहर करवा रहा है? लकी ने उसकी तरफ देखा और पूछा। अच्छा, तो तू मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि मैं तुझे बाहर किस अधिकार से करवा रहा हूँ? अगर मेरा बस चले ना साले, तुझे यूनिवर्सिटी से बाहर करवा दूं। अचानक में इतना शांतनु को ख्याल आया कि शहनाज उसके पास खड़ी थी और उस वजह से उसने बीच में ही जुबान को रोक लिया। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था जिसकी वजह से शहनाज को ऐसा लगे कि वो बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। ऐसे में उसने अपने शब्दों को वापस लिया और कहा, तुम वैसे भी किसी की भी रिहर्सल का हिस्सा नहीं हो, समझे? ऐसे में तुम यहाँ पर बैठकर हमारी प्रैक्टिस के बीच में नहीं आ सकते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर करवा रहा हूँ। किसने कहा कि मैं प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं हूँ? मेरा नाम लकी अग्रवाल है और मेरा नाम लिस्ट में लिखा हुआ है। अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, एक बार अपनी आंखें खोल और खुद पढ़ ले। अच्छा यार, लिस्ट तो मैंने देखी नहीं, फिर मैं तुम्हारा नाम कैसे चूक गया? डायरेक्टर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, इधर शांतनु ने कहा और धीरे से पलटकर वो डायरेक्टर की दिशा में देखने लगा। डायरेक्टर ने भी उसके लिए फिर से लिस्ट निकाल दी। जैसे ही उसने लिस्ट देखी, डायरेक्टर और उसका दोनों का चेहरा सूझ गया। वो शांतनु की तरफ देख रहा था और बोला, शांतनु भाई, इसमें तो इनका नाम है और ये तो आपका डांस में पार्टनर भी है। क्या? शांतनु ने डायरेक्टर की कॉलर पकड़ ली और उसने देखा कि वो जो कह रहा था सच कह रहा था। उसने गुस्से में फिर से लकी की तरफ देखा। लकी उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था और इस वजह से उसका दिल और ज्यादा जलने लगा। हाँ ठीक है, माना कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है, फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। शांतनु ने लकी से कहा। अच्छा, अगर तुम मुझे बाहर निकालने की सोच रहे हो ना तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे डर गए, और सच बताऊं तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया भी नहीं हूँ, मैं तो शहनाज के लिए आया हूँ। लकी ने शेर की तरह कुर्राते हुए कहा। हाँ तो शहनाज को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, शांतनु ने कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके बाद वो शहनाज की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो लकी की तरफ चिंता भरी नजरों से देख रही थी और उसे देखकर शांतनु की चिंता बढ़ गई। उसकी आंखों में देखकर शांतनु ये तो समझ रहा था कि शहनाज लकी को पहले से जानती थी। उसे अचानक से लकी की वो आंखें याद आ गई जिससे वो शहनाज को उस दिन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। क्या उन दोनों के बीच में पहले भी कुछ चल रहा था?
लकी ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हो चुका था और उसने देखा कि शहनाज शांतनु के साथ मिलकर गाना गा रही थी। लेकिन किसी वजह से लकी को शांतनु के गाने पर हंसी आ गई। किसी को तो ये हंसी नहीं आई, लेकिन लकी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। ऐसे में शांतनु को गुस्सा आया और उसने लकी को यहाँ से बाहर निकाल लेने की ठानी। लेकिन लकी ने खुद भी परफॉर्मेंस के लिए अपना नाम लिखवा रखा था और ऐसे में इतनी आसानी से यहाँ से वो बाहर तो जाने वाला नहीं था। जब लकी ने कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ शहनाज के लिए आया था तो शांतनु ने शहनाज की तरफ देखा और कहा, शहनाज, क्या तुम चाहती हो कि ये आदमी हमारे साथ में डांस करे? शांतनु ने पूछा। उसे ये पूछने में थोड़ी सी ग्लानि महसूस हो रही थी। लकी भी इस सवाल के बाद में शहनाज की तरफ देख रहा था। वो इस बात से पूरा डरा हुआ था कि शहनाज उसे बाहर निकाल सकती थी। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शहनाज की आंखों में उसकी दुविधा साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, घिन थी और बेबसी भी जो साफ झलक रही थी। लकी उसकी आंखों को देखकर उसके दिल की बात समझ गया, लेकिन फिर भी वो ये सब उसके मुंह से सुनना चाहता था और इसलिए उसने अपनी कुर्सी का हत्था जोर से पकड़ लिया। मुझे नहीं मालूम, शहनाज ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसका इस बात के ऊपर से ध्यान ही नहीं था। वो जो कह रही थी उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्यों कह रही थी। ये तुम कर लो, हमें चाहिए या नहीं, उसने कहा। शांतनु ने फिर से लकी की तरफ देखा। अब लकी उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था और इस बात को देखकर उसे काफी बुरा महसूस हो रहा था। वो देख पा रहा था कि शहनाज ने लकी को सीधा मना नहीं किया था और इस वजह से वो ये तो समझ गया था कि वो हार चुका था। चलो ठीक है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस बार जो हम गाना करने वाले हैं ना, वो बहुत ही धमाकेदार गाना है। उसमें ढीले ढाले डांसर्स की ना कोई काम नहीं है। हमें हट्टे कट्टे और जोशीले लोगों की जरूरत है। जिन लोगों में ताकत होगी ना, वही हमारे डांसर्स बन पाएंगे। लकी चुपचाप बैठा शांतनु की बात सुन रहा था। असल में वो ये देखना चाह रहा था कि वो करने वाला था क्या। मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम नीचे जमीन पर गिरा दोगे मुझे तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने दूंगा। बोलो, है हिम्मत ऊपर आने की? शांतनु ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सब लोग लकी की तरफ देखने कर मुस्कुराने लगे। उन्हें तो यही लग रहा था कि अगर भाग लेने की यही शर्त थी तो लकी यहाँ से भाग लेना ही ज्यादा पसंद करता। बोल, है हिम्मत, बताएगा? अबे जाना, अभी तो तू बड़ा हीरो बन रहा था, अब क्या हुआ? लकी चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ था और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। बाकी सब लोग लकी को देखे जा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लकी मैदान छोड़कर बस जाने वाला था। सब लोग उसे चिढ़ाने के लिए बस तैयार ही खड़े थे और वो बस उसे इतना कुछ कह देने वाले थे कि फिर कभी लकी उनके सामने आने की हिम्मत ना कर सकता। लेकिन उनकी उम्मीदों से उलट लकी वहां से गया नहीं। वो कोने में इसलिए था क्योंकि कोने में स्टेज पर चढ़ने की सीढ़ियां थी और लकी सीढ़ियां चढ़ने वाला था। लकी ने अपने पैर सीढ़ियों के ऊपर रखने शुरू कर दिए। बाकी सब लोग ने जैसे ही ये देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोच रहे थे कि लकी बहुत ही घमंडी लड़का था और उसे शांतनु की पहचान का कोई अंदाजा नहीं था। लकी धीरे धीरे स्टेज पर चढ़कर शांतनु की तरफ बढ़ता जा रहा था। इतने में डायरेक्टर माइक पकड़ने के लिए आगे आया। उसने लकी को बीच में आकर रोक दिया और फिर माइक पर चिल्लाया, साले फटीचर, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू शांतनु भाई को चैलेंज कर सके, समझा ना? तू उनके बाल के बराबर भी नहीं है। बेकार में सीन क्रिएट मत कर। मैं इस पूरे प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाए यहाँ से। लकी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी नहीं और उल्टा उसके कंधे को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। डायरेक्टर अगले ही पल जमीन पर जा गिरा। बाकी कुछ लोग जो स्टेज पर खड़े थे वो डायरेक्टर को उठाने के लिए उसके पास चले गए। वो सभी लकी को पीटने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन इतने में शांतनु का सिर्फ एक इशारा पाकर सब लोग बीच में ही रुक गए। कोई भी उसके गहे पर लांघ नहीं सकता था। इधर शांतनु भी जानता था कि शहनाज उसके पास खड़ी थी। ऐसे में अगर उसने लकी को चैलेंज दे दिया तो उसे हराए बिना वो नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो लकी को आसानी से पटक कर जिंदगी भर के लिए एक अच्छा सबक दे सकता था। तुझे मालूम नहीं है, पिछली बार शांतनु ने भाई ने ना जूडो में नेशनल खेला था और उसमें उन्हें सेकंड प्राइज मिला था। अगर तू उनसे लड़ने जाएगा ना, खुद का ही मुंह तड़वा कर वापस आएगा। मेरी बात मान और वापस जा, वरना कब दांत टूटेंगे ना पता नहीं चलेगा। डायरेक्टर शांतनु के सामने नीचे नहीं देखना चाहता था और ना ही वो चाहता था कि लकी जैसा सनकी आदमी की वजह से वो किसी तरह से मुसीबत में आए। इसलिए उसने कहा। जब बाकी लोग को भी इस बारे में पता चला कि शांतनु को जूडो भी आता था तो वो लोग तुरंत ही उसकी नीयत को समझ गए कि शांतनु लकी से आखिर चाहता क्या था। आज उन्हें भरपूर मनोरंजन मिलने वाला था। लकी ने डायरेक्टर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी शांतनु की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। शहनाज उसकी तरफ देख रही थी और वो लकी के पास जाकर ये कहने की सोच रही थी कि उसे वापस चला जाना चाहिए। इस सब में पढ़कर उसका खुद का ही नुकसान होने वाला था। शहनाज सच में ये तो नहीं चाहती थी कि लकी उसकी वजह से किसी लड़ाई करे। फिर उसने जब सुना कि शांतनु को जूडो भी आता था तो वो और ज्यादा घबरा गई। वो किसी भी कारण से लकी को मार खाता तो नहीं देख सकती थी। कोई बात नहीं, निपट लूंगा मैं आराम से, लकी ने नहीं कहा।
लेकिन उसकी मुस्कान में ये साफ नजर आ रहा था। अब शहनाज भी समझ चुकी थी कि लकी मानने वाला नहीं था। वो कभी लकी को तो कभी शांतनु को देख रही थी। शहनाज, तुम हमारे बीच से हट जाओ, मैं सिर्फ उसका टेस्ट लूंगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम चिंता मत करो, इसकी किसी तरह से कोई नुकसान की खबर आपको नहीं मिलने वाली है, शांतनु ने पीछे से कहा। वो जानता था कि वो बहुत थोड़े ही एफर्ट से जीत जाने वाला था। फिर उसने शहनाज के पास खड़े हुए एक आदमी की तरफ आंखों से इशारा किया। इतने में उस आदमी ने शहनाज को उसके रास्तों से दूर कर दिया। तो तुम तैयार हो? शांतनु ने पूछा। तुम्हें जो करना है तुम करो ना, बेकार में बात करके टाइम खराब क्यों कर रहे हो? लकी ने कहा। कितना बेकार मुंह है तुम्हारा, कुछ भी सही निकलता नहीं है, शांतनु ने कहा और फिर अपनी बॉटल से पानी पाया और लकी के चेहरे पर वार कर दिया। शांतनु वैसे भी जूडो में सेकंड आया था और उसके हाथ काफी तेज थे। लकी उसे देखकर एक बार के लिए लड़खड़ाया और तुरंत अपना चेहरा बचाने के लिए पीछे हट गया। लेकिन शांतनु की स्पीड काफी तेज थी। भले ही उसका हाथ उसके गाल पर नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो उसकी गर्दन पर पड़ गया। लकी को बहुत जोर से दर्द हुआ। इतने में जो भी लोग स्टेज के ऊपर और नीचे खड़े थे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। साले फटीचर को शांतनु भाई ने कूट दिया। अगर शांतनु भाई ने उसे थोड़ा और जोर से मारा होता ना तो चोट सीधे उसके सिर पर पड़ती। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो आदमी एक बार में ना जमीन पर नीचे गिर जाता। मुझे तो लगता है कि ये अगर ऊपर गया है तो उसे थोड़ा कुछ तो आता ही होगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बकरी खुद शेर का शिकार बनने वाला है। जैसे ही शहनाज ने लकी को देखा इतने में उसके चेहरे पर चोट लग चुकी थी। वो खुद भी काफी घबरा गई। उसने अपने हाथ बांध लिए और वो दोनों खुद लड़ते हुए देखने लगी जो आपस में लड़े जा रहे थे। इसके बाद शांतनु फिर से लकी की तरफ बढ़ने लगा और उसने सीधा अपनी कोहनी से लकी की छाती पर वार कर दिया। लकी के मुंह से एक चीख निकली और अचानक से उसकी सांसें जैसे खत्म सी हो गई। शांतनु लकी की छाती की तरफ बढ़ा और उसके कंधे के ऊपर वार करने लगा। लकी ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और फिर पीछे की तरफ गिर गया। भाई, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ में ना डांस नहीं कर पाओगे, तुम निकलो यहाँ से, शांतनु ने हंसते हुए कहा। इतने में लकी ने शहनाज को अपने पीछे की तरफ खींचा और अब वो थोड़ा सा शांत महसूस कर रहा था। उसे देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि वो इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था। लकी भी शहनाज के सामने इतनी जल्दी हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो परेशान सा हो गया। लेकिन शहनाज इस बात को जानती थी कि लकी शांतनु के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ कि मेरी फिटनेस कैसी है, लकी ने इतना भर कहा और उसके बाद वो शांतनु की तरफ भागने लगा। शांतनु ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। वो लकी को सबक तो सिखाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि शहनाज के सामने अपने आप को जानवर जैसा दिखाने लगे। इसलिए उसने इस बार लकी का वार छोड़ दिया, लेकिन लकी उसे छोड़ने वाला नहीं था और वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में शांतनु को हंसी आ गई। अब उसे शहनाज की कोई चिंता नहीं थी। अगर वो उसे कहती भी ना कि वो लकी के साथ कुछ ज्यादा बुरा कर रहा था तो वो आराम से कह सकता था कि इसमें लकी की ही गलती थी, वो ही उसे उकसा रहा था और इस वजह से उसने अपने बचाव में उसे आगे आने पड़ा, लकी को मारना पड़ा। शांतनु ने लकी की मुट्ठी वो अपने हाथों से बहुत आराम से रोक दिया और उसने देखा कि लकी के पास में मुड़ने तक का टाइम नहीं बचा। इसके बाद शांतनु ने लकी की कमर में एक लात मार दी। लकी अपने आप को संभाल नहीं पाया और इस वजह से नीचे गिर गया। शांतनु जोर से चिल्लाया और हवा में कूदा। वो लकी के ऊपर अपने घुटनों से वार करने वाला था कि इतने में पीछे से आवाज आई। नहीं, उसने जोर से कहा। शांतनु ने शहनाज को डरा हुआ देखा और अचानक से अपने आप को रोक लिया। उसने लकी को सिर्फ लात मारी थी और फिर अपने आप को रोक लिया। अगर तुम्हें हमारा डांस पार्टनर बनना चाहते हो ना तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद शांतनु शहनाज के पास जाकर खड़ा हो गया। लकी को शांतनु ने जोर से लात मारी। इसके बाद उसने उससे बहुत कुछ कह भी दिया। लकी को लग रहा था कि उसने अपनी सारी इज्जत शहनाज के सामने एक पल में खो दी। वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसे दिल ही दिल में अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, वो फिर से जमीन पर से खड़ा हुआ और फिर शांतनु की पीठ की तरफ देखने लगा और अपने मुक्के से उसके ऊपर वार कर दिया। शांतनु ने दूसरे लोगों की तरफ आ रही वार्निंग को सुन लिया था और वो तुरंत अपने आप को बचाने ही वाला था, लेकिन वो थोड़ा सा मौका चूक गया। वो पीछे घुमा ही था कि अपने कानों को ढका। इतने में लकी ने उसके ऊपर मुक्का मार दिया। उसकी चमड़ी पर घाव हो गए। उसे लगने लगा कि लकी उसे शायद इस बार डरा देगा। साले तू फिर से आ गया, जिंदा नहीं रहना, शांतनु ने जोर से कहा। लकी और शांतनु के बीच में अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि शहनाज इस बात को अच्छे से जानती थी और देख भी पा रही थी कि शांतनु के आगे लकी का टिक पाना मुश्किल था, फिर भी उसके पास में जा रहा था। शहनाज उसे रोकना चाह रही, लेकिन लकी रुकने को राजी नहीं था। शांतनु के उसे चित कर देने के बाद लकी ने फिर से उसके ऊपर और एक वार किया और वो वार उससे भी ज्यादा जोरदार था। शांतनु को गुस्सा आया और उसने भी उसे एक जोरदार मुक्का दे दिया। लकी भी जानता था कि अब उसमें
इतनी जान नहीं बची थी कि वो शांतनु के मुक्के को झेल सके, इसलिए वो तुरंत एक कदम पीछे हट गया। शांतनु का वार तो खाली चला गया, लेकिन इस बीच लकी ने उसकी छाती में एक घुमाकर मुक्का मार दिया। वो शांतनु को इसके लिए भी मार पाया था क्योंकि भले ही शांतनु मजबूत था, लेकिन वो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि शांतनु तो लकी को शांति करवाने की कोशिश में लगा था, लेकिन उसी दौरान लकी उसकी सुनने को राजी नहीं था और इसलिए उसने लगातार उसके ऊपर 3-4 मुक्के जमा दिए। इसकी वजह से शांतनु की सबके सामने बहुत बुरी फजीहत हो चुकी थी और उसने शहनाज के सामने भी देखा, जो उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। अब ऐसे में उसके गुस्से की कल्पना तो कोई कर भी नहीं सकता था। हरामखोर! शांतनु ने उसी गुस्से की वजह से जोर से चिल्लाया और उसके मुंह से बाकी लोगों ने जब इस तरह की बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर तो सभी लोग शांतनु को ऐसे देखते थे जैसे वो बहुत ही सभ्य और शांत आदमी था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने लोगों के सामने इस तरह से गाली गलौज भी कर सकता था। इसलिए आज लकी ने उनके गुस्से की सीमा को छू लिया था और इसी वजह से वो खुद भी पागल हो गया। उसने अपने शरीर को सीधा किया और धीरे धीरे लकी की दिशा में बढ़ने लगा। लकी भी जान गया था कि इसे जूडो आता था, इसलिए वो खुद भी बड़ा सतर्क होकर उससे मुकाबला करने की सोच रहा था। जब शांतनु लकी से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर गया था, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो लकी के चेहरे पर लात मारना चाहता था और इसलिए उसने अपना बायां पैर थोड़ा सा ठीक से जमा लिया और वो दाएं पैर को लकी के चेहरे पर मारने के लिए पैर उठा चुका था। लेकिन इतने में ही अचानक से लकी को एहसास हुआ कि उसका बायां पैर किसी जमीन पर टिका हुआ होना चाहिए था। वो अब हवा में चला गया और अगले ही पल उसका शरीर नीचे गिर गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि लकी की आंखें और उसका दिमाग सच में बहुत तेज था। जब शांतनु का पैर उठ ही रहा था, तब लकी ने उसके पैर से नीचे से उसे गिरा दिया। लेकिन वो तो शांतनु की किस्मत अच्छी थी कि उसने पैर ठीक से जमा रखा था, इसलिए वो गिरने से बच गया और बस धक्का खाकर कुछ कदम पीछे चला गया। अब वो लकी से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था। वो फिर से लकी पर वार करने की उसकी दिशा में बढ़ने लगा और हवा में उछला। फिर उसका शरीर नीचे की तरफ आ रहा था और वो लकी को किसी तीर की तरह लात मारने वाला था। ये जूडो में फ्लाइंग किक थी और शांतनु की खासियत भी। जब उसने यूथ गेम्स में भाग लिया था तो उसे इस किक की वजह से खूब पॉइंट्स मिले थे। इस किक के जरिए वो लकी का सिर खोल देना चाहता था। उसका पैर अभी भी हवा में ही था। लकी अपने घुटने पर बैठ चुका था और वो शांतनु के शरीर के नीचे से निकलने वाला था। शांतनु उसे ऐसा करता देख चौंक गया। लकी ने देखा कि वो शांतनु के शरीर के पिछले हिस्से को देख सकता था और उसने वहां उसे लात मार दी। शांतनु का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ दूर तक उड़कने के बाद वो आखिरकार रुक गया। लकी की सासू माँ ने उसे लड़ने के जो दांव पेच सिखाए थे, उससे लकी की नजर काफी तेज हो चुकी थी। शांतनु भाई, आप ठीक हो? अरे कोई शांतनु भाई की उठने में मदद करो यार। बहुत सारे लोग एक साथ शांतनु के पास जाकर जमा हो गए और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। शहनाज भी भागते हुए शांतनु के पास आ गई और वो भी उसे सहारा दे रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस एक पल के लिए मेरी आंखें झुक गई इसलिए गिर गया, शांतनु ने कहा। भले ही लकी ने उसे इस बार हरा दिया था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि वो लकी से हारा था। वो इस बात को मान कैसे सकता था? शांतनु, क्या अब मैं तुम्हारे साथ इस डांस में भाग ले सकता हूँ? बताओ, लकी ने गर्व के साथ पूछा। उसे ये सवाल करने में किसी भी तरह का कोई शर्म नहीं आ रहा था। उसने खुद पहले ही ये किया था और अगर उसने शांतनु को नीचे गिरा दिया था तो वो उसके साथ डांस में भाग ले सकता था। साले, तुझे अभी भी डांस की पड़ी है, चल भाग यहाँ से। शांतनु, तुम कहो तो मैं इसे किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बुलाऊं और इस लड़के को अच्छी तरह से धुआं ही डाल देंगे। बाकी लोगों ने लकी को घूरा और उनमें से 1-2 ने कहा। लकी ने देखा कि शहनाज भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए शिकायत साफ नजर आ रही थी। लकी का दिल ये देखकर एक बार के लिए बैठ सा गया। वो बुरा महसूस कर रहा था। उस लड़के को हमारे साथ डांस में भाग लेने दो। शांतनु ने लकी की तरफ ठंडी सी नजरों से देखा और कहा। फिर डायरेक्टर की तरफ देखने लगा। अगर शांतनु ने कह दिया था तो उसके बाद तो कॉलेज का डीन भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद शांतनु वहां से उठा और शहनाज की मदद लेते हुए वहां से बाहर निकलने लगा। असल में वो खुद नहीं चाहता था कि लकी रुके, लेकिन उससे पहले ही वो जुबान दे चुका था और अब वो अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता था। बाकी लोग भी शांतनु के चले जाने के बाद वहां से निकलने लगे, लेकिन लकी के लिए तो सबके मन में बस एक ही ख्याल था और वो ये कि कोई भी लकी को पसंद नहीं करता था। उन्हें लग रहा था कि लकी के मन में किसी के लिए इज्जत नहीं थी और वो सबके लिए किसी कांटे से कम नहीं था। डायरेक्टर खुद भी लकी के ऊपर चिल्ला रहा था और वो लकी को स्टेज से दूर भगा देना चाहता था। लकी उसके साथ में गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो स्टेज के पीछे वाले हिस्से में गया और एक खाली कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही दूरी पर शांतनु बैठा हुआ था। शहनाज उसके पास में खड़ी थी और वो उससे उसका हाल चाल पूछ रही थी। उसे जहां पर चोट लगी थी शहनाज वहां दवा लगा रही थी। जब लकी ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। खुद शांतनु
शांतनु ने भी उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन शहनाज उसके घाव तो नहीं देख पा रही थी, बल्कि सिर्फ शांतनु को दवा लगा रही थी। लकी अपनी ही कुर्सी पर बैठा रहा, काफी देर तक इंतजार करता रहा जब तक वो शांतनु के साथ बाहर नहीं आ गई। तब तक लकी की एक तरफ की उसने देखा नहीं। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना इतना वक्त गवा कर कहीं सच में कोई गलती ना कर दी हो। अगले दिन मंगलवार था। उस दिन कोई दोपहर में क्लास नहीं थी और लकी को प्रैक्टिस के लिए ऑडिटोरियम में जाना था, लेकिन क्योंकि शांतनु को चोट लगी हुई थी और वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी प्रैक्टिस करने आया नहीं। लकी भी अपनी चोट पर अपने कमरे वाले दोस्त से दवा लगवा रहा था। अब जब प्रैक्टिस नहीं हो रही थी तो वो ऐसे में बोर हो रहा था और पूरी बिल्डिंग में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे सिमोना का फोन आया। सिमोना ने कहा कि वो उसके साथ शहर में कुछ काम से जाना चाह रही थी। लकी के पास भी जब इस करने के लिए कुछ था नहीं तो उसने हाँ कर दी। स्कूल के गेट के बाहर लकी ने देखा कि सिमोना खड़ी थी। उसने जीन्स और टॉप पहना था और काफी सुंदर लग रही थी। चलो आज हम ना सेंट्रल पार्क होकर आते हैं, मैं वहां पर एक इवेंट में ना वॉलंटियर का काम कर रही हूँ, सिमोना ने कहा। वॉलंटियर? लकी ने पूछा। हाँ, असल में ना कुछ इंटरनेशनल गेम्स होने वाले हैं। मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा था कि उन लोगों को ऐसे वॉलंटियर की जरूरत थी जो कि बिहार की भाषा में बात कर सकें और उसे समझ सकें। वो लोग पैसा भी अच्छा दे रहे हैं और साथ में सीखने को भी काफी कुछ मिलने वाला है। वहां पर वो लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे थे, इसलिए जब एक तीर से 3 निशाने लगे रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। सिमोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो चलो, आज मैं तुम्हारे साथ वॉलंटियर बन जाऊंगा, चलो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों के जाने के लिए एक टैक्सी बुला ली। उसके बाद वो दोनों सीधा सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो स्टेडियम के पास पहुंचे उन्हें एंट्री करने के लिए कौन सी टेबल पर जाना था वो मालूम हो गया। वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसमें ये सारे खेल होने वाले थे। उस वक्त वहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आए थे। वहां पर बहुत सारी टेबल्स लगी थी। एक तरफ जो लोग भाग लेने आए थे उनके लिए रास्ता था और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए आने जाने का रास्ता था जो यहाँ पर काम संभाल रहे थे। लकी को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम चला गया और इधर सिमोना लाइन में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। सिमोना, इधर आओ। तभी उसे किसी की आवाज आई और इतने में उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। सिमोना ने देखा कि वो श्रेया थी। सिमोना ने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। अरे तुम्हें मालूम नहीं है मुझे गेम्स का कितना शौक है, अगर मैं क्लास में नहीं होती तो फील्ड में होती थी, श्रेया ने कहा और उसके साथ बैठ गई। होटल जयपुर ग्रीन की घटना के बाद से ना तो उनकी मुलाकात हुई थी और ना ही वो दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह से मिलने का सोच रहे थे। श्रेया को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिमोना से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही शर्म की बात थी और इधर सिमोना को भी श्रेया के साथ में जो हुआ उसे देखकर डर लग रहा था। इसलिए उसने अपना कॉलेज शुरू कर दिया था और उसने सोच लिया था कि आगे से कभी श्रेया से बात नहीं करेगी। तुम यहाँ पे लकी के साथ आई हो? कहाँ है वो? आया है? श्रेया ने पूछा। वो खुद भी यहाँ पर वॉलंटियर ही करने के लिए आई थी। उसके लिए ये और नए अमीर लोगों से मिलना एक बस बहाना था और एक मौका था जिसे वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिर में जब उसने लकी और सिमोना के बीच में जिस तरह का रिश्ता देखा उसके बाद वो लकी से नजर मिलाने से बच रही थी और उससे बस छुप जाना चाह रही थी। जब उसने देखा कि लकी पीछे से वॉशरूम चला गया था तब वो सिमोना से ये बात करने आई थी कि आखिर उस दिन होटल में हुआ क्या था। पिछली बार होटल जयपुर ग्रीन में एक औरत ने और एक बड़े आदमी ने अचानक से कहीं से आकर लकी की मदद कर दी। ऐसे में वो ये समझना चाहती थी कि उसका और लकी का रिश्ता क्या था। क्या सच में लकी कोई बहुत बड़ा आदमी था? उस दिन श्रेया की खुराफाती खोपड़ी में बस यही चीजें चल रही थी। उसने रुस्तम डांगी के बारे में इंटरनेट में पढ़ लिया था और ये पाया कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसके पास बहुत सारी पावर है। और उस दिन जो औरत रुस्तम डांगी के साथ लकी से बात कर रही थी उसका ओहदा तो उससे भी ज्यादा ऊपर और दोनों ने लकी की मदद की। ऐसे में वो इस राज का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि लकी की असली पहचान क्या थी। लकी ने शांतनु को बुरी तरीके से हरा दिया था। उसे मार खाने के बाद लकी ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था कि शांतनु अब उठने की हालत में नहीं रह गया और वो नीचे गिर गया। शहनाज ने उसके घाव पर तो दवा लगा दिया लेकिन वो लकी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। चोटिल होने की वजह से लकी की रिहर्सल कैंसिल हो गई थी और इसलिए वो सिमोना के साथ वॉलंटियर करने सेंट्रल पार्क स्टेडियम आ गया था। यहाँ पर श्रेया सिमोना को मिल गई और वो मौका देखकर बस उससे बात करना चाह रही थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो श्रेया, मैं यहाँ लकी को इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरा बस रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके। मैं और वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। सिमोना ने कहा। वो तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है? लेकिन वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था ना, तो फिर तुम्हारे साथ कैसे? श्रेया ने पूछा। उसे सिमोना की बात सुनकर हैरानी हो रही थी।
हाँ वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर उसने बताया कि हमें जो होटल में वो आंटी मिली थी ना, जिसने बचाया उससे था, उसी ने ही लकी का दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। सिमोना ने कहा। अच्छा, वैसे हाँ मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। लकी मैं और उस औरत में जो उस दिन उससे बचाने आई थी, उन दोनों में कुछ रिश्ता है क्या? और ये जो रुस्तम डांगी है वो लकी के कुछ लगते हैं क्या? लकी कोई अमीर आदमी है या फटीचर होने का दिखावा करता है? क्या क्या तुम्हें क्या पता है इस बारे में? श्रेया ने सीधा उससे काम की बात पर आते हुए पूछा। भले ही उसे इस वक्त किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो सिमोना से इस तरह की बातें करके अपना टाइम खराब कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लकी ने मुझे बताया कि उन दोनों ने उनकी मदद की थी क्योंकि वो लोग उसकी गाड़ी पर सैंडविच खाने के लिए आए थे और उन्हें उनका सैंडविच काफी अच्छा लगा था। फिर उन्हें लगा कि लकी की जिंदगी ना कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए जब वो उनसे वहां होटल्स में टकरा गया तो उन्होंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। लकी ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं है जो अपनी पहचान छुपा रहा हो। सिमोना ने कहा। अच्छा, तो क्या लकी रुस्तम डांगी से मिल सकता है या बात कर सकता है? और क्या रुस्तम डांगी ने लकी को कुछ पैसे वैसे दिए हैं क्या? मुझे तो लगता है ना इस तरह के लोग बड़े दयालु होते हैं और उन्होंने लकी को जरूर कुछ ना कुछ तो दिया होगा। श्रेया ने कहा। नहीं नहीं, वो लोग तो बस ऐसे ही मिल गए थे। लकी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी रुस्तम अपने आप में बहुत बड़ा आदमी है यार, ऐसे में वो लकी की इतनी परवाह क्यों करने लगेगा कि उसे पैसे दे जाए? मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठीक है, सिमोना ने नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा तो लकी मतलब वही फटीचर लकी है जो पहले हुआ करता था? श्रेया ने अपने बैग में से थोड़ा सा नाश्ता निकाला और खाते हुए सिमोना से पूछा। अगर उसे पता चल जाता कि लकी वो नहीं था जो वो था, तो उसे समझ में नहीं आने वाला था कि उसे इस बात पर खुश होना था या दुखी। श्रेया, तुम्हें उसके बारे में तो कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए यार। हम लोग एक स्कूल में पढ़े हैं साथ में, फिर तुमने तो कितनी मदद की है उसकी यार। इसके अलावा उसके मन में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, तो फिर उसके बारे में ऐसी क्यों बात कर रही हो तुम? जब वो अभी वापस आएगा ना, प्लीज उससे जो भी प्रॉब्लम है ना मिलकर सॉल्व कर लेना ना। सिमोना ने श्रेया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या कहा? सब कुछ ठीक कर लेना? वैसे सिमोना, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन ये सब बातें कहने में ना जितनी आसान होती है ना, असल में उतनी आसान है नहीं। तुम तो उस दिन हम सबसे पहले वहां से निकल गई, लेकिन तुम्हें मालूम है हम लोग आखिर किस कचरे में रह रहे थे? मैं अपने हाथों से सारा खाना खा रही थी और चाट चाट कर सूप पी रही थी यार। चेहरा, हाथ, सब कुछ सूप की वजह से खराब हो गए और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या करूं। सारे कपड़े खराब हो गए, पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। फिर मुझे ना प्रांजल ने गाली दी, सब लोगों ने लात मारकर बाहर निकाला मुझे। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सड़क पे चलती फिरती कोई जानवर हूं जिसे कोई पत्थर मार रहा है। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उसी साले लकी की वजह से, उसके लाए हुए उन लोगों की वजह से। वो तो वहां से चला गया, लेकिन मेरी भी तो सब लोगों के सामने से इज्जत खराब हो गई ना। इसलिए मैं कभी उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती, हमेशा नफरत करूंगी। श्रेया जब ये सब सिमोना को बता रही थी तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा चमक रही थी और उन दोनों को इस बात का पता नहीं चला कि कब लकी उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। उसने श्रेया के मुंह से अब ये सब कुछ सुन लिया था और ये सब सुनकर वो खुद भी काफी बुरा महसूस कर रहा था। उसके मन में ग्लानि के भाव पैदा हो गए। श्रेया ने अपना सिर उठाया तो देखा लकी उसके पीछे खड़ा था। वो लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी और बोली, तुम्हें तो अपने आप पर बहुत घमंड आ रहा होगा ना लकी, बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा ना तुम्हें अपने ऊपर, लेकिन इतनी जल्दी मत बचो यार, मचाओ मत। तुम इतनी जल्दी खेल जीत जाओगे ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगी, इतनी आसानी से तो नहीं। बिना रुस्तम डांगी के और बिना उस औरत के तुम फटीचर के फटीचर हो लकी। तुम्हारी सच्चाई में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मेरी नजर में तुम गली के किसी कुत्ते से कम नहीं हो। मेरे साथ तुमने उस दिन जो किया ना, उसके बाद मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटाने वाली हूँ सब कुछ, याद रखना। इसके बाद श्रेया अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसने गुस्से में लकी की तरफ देखा और फिर तेजी से उसकी दिशा में बढ़ी और उसे धक्का देते हुए बोली, हट जा यहाँ से साले फटीचर। श्रेया ने उसे अपने रास्ते से हटाया और फिर खुद आगे बढ़ने लगी। लकी जाने दो, तुम उसकी बातों का ना बुरा मत मानो, तुम्हें भी पता है वो कितनी जिद्दी किस्म की लड़की है। इतने में सिमोना लकी के पास आकर खड़ी हो गई और उसने लकी को देखते हुए कहा। वो जानती थी कि लकी उस तरह का आदमी नहीं था जैसा श्रेया उसके बारे में सोच रही थी। वो बस एक बात तो समझ नहीं पा रहे थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच इस तरह की हालत पैदा हो गए थे। मैं जानता हूँ सिमोना, चलो मैं तुम्हें लाइन तक छोड़ देता हूँ। लकी ने मुस्कुराते हुए सिमोना को देखा और कहा। लकी और सिमोना ने जानबूझकर श्रेया से जो सब कुछ दूरी बनाई थी और उसे लाइन को चुना था। वो श्रेया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और न ही उसकी तरफ देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद सिमोना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का नंबर आ गया। सिमोना उसे भरने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। लकी उसके पास ही खड़ा था और उसके फोरम को देख रहा था। ठीक इसी वक्त
वहां पर कुछ एक लोग आ गए और उन्हें देखते ही सारे स्टाफ के लोग अचानक से खड़े हो गए। अब्बास भाई। लकी ने उसे देखा और देखते ही हैरान रह गया। ये वही अब्बास था जो अभी कुछ दिन पहले राधिका के पीछे पड़ा था। उसने अपने वही पुराने कपड़े पहने थे, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर जो भाव थे वो काफी शांत थे। वो दूर से ही ऐसे दिखाई दे रहा था मानो कोई अमीर आदमी चला रहा हो। उसका परिवार और उसकी कंपनी इन खेलों में स्पॉन्सर थी और साथ ही वो लोग वॉलंटियर लगवाने के काम को भी देख रहे थे। आज अब्बास के पिताजी ने उसे यहाँ इसलिए भेजा ताकि वो ये देख सके कि वॉलंटियर लगाने का काम किस तरह से चल रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नजर लकी से जा टकराई, वही फटीचर जिसने शहनाज से दूर करवा दिया था। ओहो, तुम भी यहाँ हो। अब्बास लकी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने लकी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, एक सड़क छाप फटीचर भी इंटरनेशनल खेलों के अंदर वॉलंटियर बनना चाहता है। वैसे आज तुम नाश्ते में क्या खा कर आए हो? वही भुट्टा। हाँ। बाकी लोग जो इस बारे में कुछ जानते नहीं थे लेकिन अब्बास को अच्छी तरह जानते थे, वो लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वहां जयपुर की अलग अलग यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे आए थे और उनमें से कोई भी लकी को नहीं जानता था। ऐसे में जब अब्बास आया और उसने सीधे लकी से बात करनी शुरू की तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर लकी ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वो उसे इस तरह से बात कर रहा था। जिस टेबल के पास लकी खड़ा था, अब्बास भी उसी टेबल पर खड़ा हो गया। उसका आधा शरीर उस टेबल पर टिका हुआ था और वो लकी को घिन भरी नजरों से देख रहा था। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो काफी मोटी चमड़ी के आदमी मालूम निकले यार। वैसे तुम्हें क्या इंग्लिश आती है? तुम यहाँ पर लेने क्या आए हो? खिलाड़ियों को भुट्टे खिलाने आए हो क्या? निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर तुम्हारे जैसे आदमी का ना कोई काम नहीं है। इसको कोई फोरम मत देना। इसको फोरम देना मतलब फोरम की और कागज दोनों की बेइज्जती करना। अब्बास ने अपने स्टाफ में से एक आदमी से कहा। लकी तब तक अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर चुका था और उसने अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम चिंता मत करो, मैं ना यहाँ पे वॉलंटियर बनने के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी दोस्त के साथ आया था जो कि खुद वॉलंटियर बनना चाहती थी। क्या कहा? दोस्त? क्या कोई ऐसा भी है जो इस आदमी से दोस्ती करना चाहेगा? अब्बास को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। फिर उसने देखा कि लकी के पीछे सिमोना खड़ी थी और वो उसे देखते हुए बोला, क्या तुम इसकी दोस्त हो? बड़ी गजब की आंखें दी है भगवान ने तुम्हें। तुम्हें भी इस फोरम को भरने का कोई जरूरत नहीं है, समझी? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, दोनों की दोनों। सुनो, अब्बास गलत कर रहे हो तुम, लकी ने तुरंत बीच में आते हुए कहा। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता उसे उधर से आवाज आई, क्या कहा? क्या कहा? गलत कर रहे हैं? जैसे ही लोगों की नजर लकी की ओर पड़ी, उसकी आवाज की तरफ घूमे सारे और उसने देखा कि ये श्रेया की आवाज थी। वो उन लोगों के पास आकर खड़ी हो गई। वो लकी के पास आई और उसने देखकर हंसने लगी। उसके बाद उसने अपने आसपास जमा हुई भीड़ को देखा और बोली, ये आदमी और मैं एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल के सारे जो पुराने दोस्त हैं वो ना एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। मिलना था उनको। जयपुर ग्रीन होटल के अंदर इकट्ठा हुए थे हम सब। एक दूसरे से मिले। खाना खाने के दौरान हम दोनों के बीच में ना किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो गई। उस बहस के बाद इस आदमी ने हमें पिटवाने के लिए बाहर से लोगों को बुला लिया। उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ मारपीट की बल्कि हम लोगों को जमीन पर रखा हुआ खाना तक खाने के लिए मजबूर कर दिया और ये कह रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। तो खुद जब लोगों के साथ ऐसा करते हो तब तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आता? उस रात श्रेया और बाकी लोगों को सच में उस तरह से नीचे बैठ कर खाना खाने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा और बाहर जाने से पहले दुर्रानी ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनमें से किसी ने भी बाहर जाकर रुस्तम डांगी का नाम लेने की कोशिश भी की तो भी वो लोग और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब भले ही इस घटना के बारे में उसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया था लेकिन फिर भी उसने रुस्तम का नाम नहीं लिया और इसी तरह से उसने पूरी घटना को जयपुर के अंदर फैला दिया। अब हर कोई उसकी कहानी के बारे में जानता था। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन वो इस लड़के ने करवाया था। ये तो खुद फटीचर है यार, ये कैसे करवा सकता है? मुझे तो ठीक नहीं लगता। बाहर करो इसको। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। लकी और सिमोना जब अपने रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े थे तभी अब्बास वहां आकर खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि लकी वहां खड़ा था तो उसने उसकी फजीहत करनी शुरू कर दी। फिर उसे जब पता चला कि सिमोना भी लकी के साथ ही थी तो उसने भी उसे लकी के साथ बाहर निकालने के लिए कह दिया। जब लकी अब्बास से बात करने को आ ही रहा था कि इतने में श्रेया ने सबको लकी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। होटल की बात सुनने के बाद सब लोग लकी को हीन भावना से देख रहे थे। यहाँ तक कि जिस दिन उसे होटल से उठाकर बाहर किया गया तब किसी ने उसका फोटो खींचकर इंटरनेट पर फैलाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर मीम बनने शुरू हो गए। अरे हाँ, ये तो वही लड़का है ना जिसकी मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले मीम देखे थे। ये उस दिन होटल के सामने अपनी साइकिल भी उठाकर लेके आ गया था। अरे हाँ, मेरे फोन में तो इसकी फोटो है भरी हुई है। ये देखो, इसमें ना बिल्डिंग के बाहर कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। कोई मर्सिडीज, कोई ऑडी, कोई लैम्बोर्गिनी। लेकिन ये भाई साहब
अपनी साइकिल लगाने की सोच रहे हैं। इससे जो भी किया ना, वो तो मैं कभी सपने में करने की सोच नहीं सकता यार। अगर कर भी देता ना तो ऐसे वायरल हो जाता तो शायद निकलना बंद कर देता घर से। एक लड़का जिसने चश्मा लगाया था, उसने सभी को अपना फोन पर फोटो दिखाते हुए कहा, और अचानक से सब लोगों के मुंह से हंसी निकलनी शुरू हो गई। अरे बात सिर्फ यही थोड़ी है, कोई भी पूछो भाई, ये होटल पर लेने क्या गया था? असल में ये पागल शहनाज जरीवाला को प्रपोज करने के लिए वहां गया था। इसे लग रहा था अगर बड़े घर की लड़की पटा लेगा ना तो उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाएंगी। छी, श्रेया ने कहा। अब्बास ने एक बार के लिए श्रेया को देखा। वो उसकी बात सुनकर समझ गया कि शायद श्रेया भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर सबके सामने इस तरह की बात की। लेकिन वो भूल गई थी कि उस दिन शहनाज ने अब्बास को भी उसी तरह से मना कर दिया था, और इसी वजह से अब्बास का थोड़ा सा झुकाव श्रेया की तरफ हो गया था और वो उसे नजर भर देखे जा रहा था। अब बाकी लोगों ने जब ये बात सुनी तो वो लोग फिर से लकी के ऊपर हंसने लगे। वो सब उसे तरह तरह की गालियां दिए जा रहे थे। क्या अब तुम जा सकते हो या अभी और कुछ सुनना है? अब्बास ने गर्व भरी मुस्कान के साथ लकी की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम इन सब की बात मत सुनो, बस जो लिख रही हो वो लिखती रहो। लकी ने कहा। वो जानता था कि अब्बास से बहस करने का कोई फायदा नहीं था, और ना ही इसलिए उसने सोचा कि जो काम वो करने के लिए आए थे चुपचाप सिर झुकाकर उससे काम पूरा किया जाए। उसकी बात सुनते ही सिमोना ने फिर से अपने नाम उस फोरम में भरना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या, या हिंदी नहीं आती है? अब्बास ने इतने में सिमोना के हाथ से फोरम ले लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। वो कागज बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिर गए। लिखो, अब लिखो। सिमोना बस अब्बास की तरफ देखे जा रही थी और उसका चेहरा देखते ही छोटा हो गया। इतने में उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अरे रो क्यों रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें वॉलंटियर बना दूंगा। लेकिन तुरंत सिमोना का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा और बड़े प्यार से कहा। सिमोना अपने आप को रोक नहीं पाई और ना चाहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सिमोना के आंसुओं से लकी की हथेली गीली हो गई और लकी का दिल भी उसे उसके आंसू देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा था। लकी, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहती, चलो यहाँ से। सिमोना ने लकी का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने के लिए जाने लगी। लकी ने इतने में सिमोना का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर से उसके आंसू साफ किए। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखो, रोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वॉलंटियर लगे हैं ना, वो सब सरकार की तरफ से लगे हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी कह रहे हैं ना, उसे सुनने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें बाहर की भाषा आती है तब तक तुम्हें यहाँ पर वॉलंटियर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। हाँ पर ये लोग, सिमोना ने कहा। इतने में लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने अब्बास को देखा और कहा, देखो बस, तुम्हारी मेरे बारे में जो भी राय है उसे मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इन सब चीजों की वजह से तुम मेरी दोस्त को परेशान मत करो। वो फॉरेन लैंग्वेज में अच्छी तरह से जानती है और वो यहाँ बहुत आराम से वॉलंटियर का काम कर सकती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास इस काम के लिए लोगों को जोड़ने की क्या अधिकार है और क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर इंटरनेट के जरिए ये मामला सरकार के पास चला गया ना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब्बास को धमकी दे दोगे और अब्बास तुम्हारी धमकी सुनकर डर जाएगा तुमसे? अब्बास ने हंसते हुए कहा। लकी ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब्बास को उसकी बात से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें इस लड़की की तो कोई गलती नहीं है। हाँ, इसे तो बस ये लड़का ही अपने साथ लेकर आया था। जो लोग सिमोना के आसपास खड़े थे उन्हें भी अब सिमोना के प्रति सिंपैथी होनी शुरू हो गई, लेकिन अब अब्बास को अपने दिल में इस चीज का कोई चिंता नहीं रह गया। अगर लकी उसके खिलाफ लड़ाई करने के बारे में सोच रहा था तो एक बार के लिए सरकार से तो निपट सकता था। सरकार से निपटना उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जैसे ही उसने बाकी लोगों की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देने लगा। उसे लग रहा था कि अगर ये बात इंटरनेट पर चली गई और लोगों के बीच फैल गई तो इसका बहुत बुरा असर उसकी कंपनी के ऊपर होगा और उन्हें इस वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब्बास, मुझे लगता है कि तुम्हें इस आदमी की से ना शर्त लगा लेनी चाहिए। उस शर्त में अगर ये लड़का जीतता है तो तुम इसे लड़की को वॉलंटियर बना दो ना, और अगर ये लड़का हार जाता है तो चुपचाप इसे कहना यहाँ से चले जाए, और वो भी इस लड़की के साथ। वैसे भी मैंने इसके साथ स्कूल में पढ़ाई की और मैं जानती हूँ ये आदमी कितना बड़ा लूजर है। श्रेया ने अब्बास को और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए कहा। इतने में अब्बास ने लकी की तरफ देखा और उससे पूछा, बोलो, है मंजूर तुम्हें? लकी ने एक बार के लिए सोचा और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब्बास अपने आसपास देख रहा था। वहां थोड़ी ही दूरी पर उसे एक हार्ट बोर्ड लगा हुआ नजर आया। उसे देखते ही अगले पल उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने लकी की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें डार्ट्स में चैलेंज देता हूँ, अगर तुम जीते तो ये लड़की यहाँ पे काम कर लेगी,
अगर तुम नहीं जीते तो तुम इसे अपने साथ अगले पल ही यहाँ से बाहर लेकर निकल जाओगे। नहीं अब्बास, मुझे लगता है ये तो बहुत ही कम सजा होगी। अगर ये आदमी हारता है ना तो इसे तुम्हारी टांगों के बीच से होकर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ में मजा बहुत आएगा। श्रेया ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हाँ वैसे ये ज्यादा अच्छा है। चलो मैं भी सजा को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। इस खेल में हम दोनों में से जो भी हारेगा ना वो एक दूसरे की टांगों से होकर गुजरेगा। बोलो मंजूर है तुम्हें? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो अभी कभी निकलो यहाँ से, भागो। लकी, यहाँ से चलो, मैं वॉलंटियर नहीं करना चाहती। सिमोना ने लकी का हाथ पकड़ा और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, अब जब अब्बास मुझे इस तरह से चैलेंज कर रहा है मैं उसे मना नहीं कर सकता। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। लकी ने सिमोना के सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, लकी। सिमोना अभी भी नहीं मान रही थी। वो लकी को अपने साथ जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन लकी उसकी तरफ देख नहीं रहा था और ना ही उसकी बात सुन रहा था। अब एक बार तुमने हाँ कर दी तो पैर पीछे खींचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिस्टर लकी। तुम्हें इस लड़की की मदद करने का ना बहुत शौक है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मदद कैसे की जाती है। अब्बास ने फिर से हंसते हुए कहा। लकी को लेकर वो साथ वाली लगी दीवार के डार्ट बोर्ड पर चला गया। वैसे तुम्हें डार्ट बोर्ड के रूल्स तो मालूम है ना? अगर नहीं मालूम तो बता दूं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। अब्बास ने अपने हाथ में तीनों डॉट्स पकड़े और लकी की तरफ देख रहा था। हाँ मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, लकी ने कहा। ठीक है, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मालूम है तो हम लोग 301 खेलेंगे, अब्बास ने कहा। 301 डॉट के खेल का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल था। इसके अंदर दोनों पार्टियों की शुरुआत स्कोर 301 होते। उसके बाद हर कोई एक बार में 3 बार डॉट फेंक सकता था। जो जितना स्कोर करता उसे उतने पॉइंट्स कम होते जाते और जो पहले 0 पर आता वो खेल जीत जाता। लकी और अब्बास दोनों ने ही पहला डॉट एक साथ फेंका। जहां अब्बास का डॉट सेंटर के पास जाकर लगा तो वो जीत गया और पहली बार उसकी आने वाली थी। अब्बास डॉट के सामने आकर खड़ा हुआ और वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका। उसने डॉट को अपने सीधे हाथ में पकड़ा और वो सीधा पीछे हो रहा था। उसने अपना पहला डॉट फेंका और वो सीधा लाल सेंटर के पास हरे इलाके में जाकर गिरा। अरे ये अब्बास का डार्ट सेंटर से इतना दूर कैसे लग सकता है? एक लड़की ने कहा जो कि पीछे खड़ी इस मैच को देख रही थी। इतने में उसके सामने खड़े लड़के ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, डार्ट का खेल आर्चरी जैसा नहीं होता। आप जितना दिल के करीब होते हैं ना उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ट्रिपल रिंग में मारते हो तो जो आपका स्कोर होता है ना वो 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर तुम्हें खेल के नियम अगर नहीं मालूम ना तो बीच में बोलना मत, वरना लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। उस लड़के ने कहा। डॉट बोर्ड को अलग अलग स्कोरिंग एरियाज में बांटा हुआ था। बीच में डॉट लगने पर 50 पॉइंट मिलते और बाकी में से 1 से लेकर 20 तक पॉइंट्स मिलते। इसलिए डॉट बोर्ड पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया ट्रिपल रिंग वाला होता था। अगर कोई वहां अपना डॉट मारता तो वो 20 की जगह 60 पॉइंट ले जाता। पलक झपकते ही अब्बास ने तीनों डॉट मार दिए और उसने 60, 40 और 20 पॉइंट मिले। उसका कुल मिलाकर स्कोर 120 हो गया, जो कि अपने आप में काफी बड़ा स्कोर था। बहुत बढ़िया खेले अब्बास भाई। क्या बात है यार, आप तो किसी प्रोफेशनल की तरह खेल रहे हो। अब्बास भाई के 120 पॉइंट कम हो गए। मुझे लगता है कि सिर्फ 3 राउंड में ही ना सारे पॉइंट्स खत्म कर देंगे। लोगों ने अब्बास की तारीफ करनी शुरू कर दी और बाकी सब लोगों को भी यही लग रहा था कि अब्बास डॉट में सच में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब्बास तुम्हें डॉट स्किल्स तो काफी अच्छी आती है यार। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस खेल में इतनी टक्कर दे सकते हो लकी को। श्रेया ने अब्बास की तरफ प्यार से एक जूस का बॉटल पास करते हुए कहा। तुम्हारा है ना? अब्बास ने उससे बॉटल लेते हुए कहा और उसकी मुस्कान का मुरीद हो गया। मेरा नाम श्रेया है, मैं अभी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पर वॉलंटियर के लिए ना रजिस्ट्रेशन करवाने आई हूँ। श्रेया ने बड़े प्यार से उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा। वो उसका सवाल सुनकर खुश हो गई। लकी अब्बास के कहने पर भी वहां से जाने के लिए राजी नहीं था। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सिमोना का नुकसान हो, इसलिए वो अब्बास को मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बदले में अब्बास ने भी उसके सामने डार्ट खेलने की शर्त रख दी। लकी ने एक बार के लिए सोचा और शर्त मंजूर कर ली। दोनों ने 301 खेलना शुरू कर दिया था और अब्बास ने अपनी पहली ही चाल में 120 पॉइंट गिराकर लोगों का दिल जीत लिया। श्रेया ने भी उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। उस लड़की को जल्द से जल्द वॉलंटियर का जॉब मिल जाना चाहिए। अब्बास श्रेया से इम्प्रेस हो गया था और उसने तुरंत अपने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा। उसके स्टाफ वालों ने भी अब्बास की बात सुनते ही हाँ में सिर हिला दिया और श्रेया के लिए काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू अब्बास, थैंक यू। श्रेया का दिल खुशी के मारे पागल हो चुका था और उसने अब्बास का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर एक बार के लिए तो अब्बास शर्मा गया, पर फिर उसने श्रेया को देखा और कहा, नहीं थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, इसे वॉलंटियर के लिए नहीं बल्कि मिस गाइड के लिए हायर कर लो।
अब्बास ने फिर से अपने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा। मिसगाइड से उसका मतलब था कि वो लड़की जो किसी भी देश के खिलाड़ियों के सामने उसका झंडा लेकर खड़ी रहने वाली थी, उसकी तनख्वाह वॉलंटियर से भी ज्यादा होने वाली थी। साथ ही उसका चेहरा भी पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान देखा जा सकता था। वहां पर पहुंच पाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अब जब श्रेया वहां पहुंच चुकी थी तो उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। वो देख पा रही थी कि धीरे धीरे अब्बास भी उसे पसंद तो करने लगा था और ये उसके लिए एक अच्छी खबर थी। वो फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहने लगी तो अब्बास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लकी की तरफ देखने लगा जो कि अभी अभी डार्ट बोर्ड के सामने ही खड़ा था। वो अपने डार्ट्स फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसकी नजर बोर्ड पर टिकी हुई थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसका पहला डार्ट सीधा 20 पॉइंट पर जाकर लगा। उसका दूसरा शॉट भी 20 पर लगा और तीसरा सीधा 1 पॉइंट के पास जाकर लगा। अरे यार, सिर्फ 41 पॉइंट, ये तो अब्बास भाई के 79 पॉइंट से बहुत पीछे है। अब बेटा बाप के सामने खेलने आएगा तो यही होगा ना। अगर आंख बंद करके भी डार्ट मारूं ना तो इससे ज्यादा पॉइंट्स कमा सकता हूं मैं। बाकी सब लोग जो लकी के आसपास खड़े थे वो उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें सीधा मेरी टांगों के नीचे से निकल जाना चाहिए ताकि हम दोनों का टाइम बच सके, है ना? अब्बास ने जीत की खुशी में उछलते हुए कहा। वो काफी खुश महसूस कर रहा था। भाई सुन, अभी खेलना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इतनी आसानी से इतना उछलना ना उसकी जरूरत नहीं है यार। अभी ज्यादा मुंह खोलोगे ना तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए ये बच्चों जैसी हरकत जो है ना वो करना बंद करो और चुपचाप अपनी चाल चलो, लकी ने कहा। अच्छा चलो हम भी देखते हैं कि ये छोटे छोटे से बच्चे मेरे सामने कैसे टिक पाते हैं, अब्बास ने कहा और फिर से डार्ट बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो लकी से 79 पॉइंट आगे था और अब काफी रिलैक्स भी नजर आ रहा था। तुरंत ही उसके और 3 डार्ट बोर्ड पर चढ़ चुके थे और इसके बाद तो वो पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा अच्छे थे। उसने इस बार 60, 40 और फिर 40 पॉइंट कमा लिए थे। अब 301 में से सिर्फ 41 पॉइंट और कमाने थे उसे। इस हिसाब से तो आखिरी चाल में ही वो आराम से जीतता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही अब्बास ने इतने पॉइंट्स कमाए तो सब लोग उसे देखकर खुश हो गए और उसे पहले ही जीत की बधाई भी देनी शुरू कर दी। अब्बास के साथ में जो लोग आए थे वो तो उसकी जीत की खुशी के नारे तक लगाने शुरू कर चुके थे। अब लकी चाहता तो चुपचाप डार्ट छोड़कर जा सकता था और उसकी टांगों के नीचे से निकल सकता था। लकी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, सिमोना ने घबराते हुए लकी का हाथ पकड़ा और कहा। लकी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, रुको यार रुको, अभी मैच खत्म कहाँ हुआ है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद भी यही सोचने लगी कि मैं हार जाऊंगा तो फिर मैं सच में ही हार जाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा यार, लकी ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम हार जाओ, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम जीतो लकी, सिमोना ने कहा और लकी उसे मुस्कुराते हुए देखकर फिर से डार्ट बोर्ड की तरफ चला गया। अब उसका चेहरा और ज्यादा शांत हो गया था। लकी ने अपने हाथ में एक डार्ट लिया और फिर निशाना साधने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे होने लगा। उसकी आंखें डार्ट बोर्ड के ऊपर ही टिकी हुई थी और उसने सीधा ट्रिपल रिंग में 20 पॉइंट्स पर डार्ट मार दिए। उसे लग रहा था कि उसने जो ब्लेड फेंकना सीखा था उसकी मदद उसे डार्ट फेंकने में आ रही थी और वो उसे देखकर काफी खुश हो रहा था कि उसकी सासू माँ का सिखाया हुआ कुछ बेकार तो नहीं जा रहा था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब लकी का एक डार्ट इतना सही निशाने पे लग चुका था तो ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। लकी ने ट्रिपल जोन में डार्ट फेंका और ये करते ही उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी का संचार शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ में इस बात का उसे डर भी सता रहा था कि अब कहीं उसके हाथ फिर से ठंडे ना पड़ जाएं। इसलिए उसने तुरंत बचे 2 डार्ट भी मार दिए। जब वो बाहर आया तो सबने देखा कि उसने भी अब्बास की तरह 140 पॉइंट इस राउंड में बना लिए थे। अब उसका टोटल भी 120 पर आकर रुक गया। क्या बात है, इसे कहते हैं अंधे के हाथ में ना बटेर लग जाना। सही कह रहे हो भाई, साफ साफ दिख रहा है कि अंधे के हाथ में बटेर ही लगा है, वरना एक बार में 41 और दूसरे बार में सीधा 140। ये तो कोई अंधा ही कर सकता है भाई, तुक्का कहते हैं इसको। अरे भाई किस्मत उसका साथ दे गई बस। मैं देखता हूँ कि तीसरे वाले राउंड में क्या खास उखाड़ पाता है। वैसे भी अब्बास भाई तीसरे राउंड में ना गेम खत्म कर देंगे, उन्हें तो वैसे भी 41 ही पॉइंट चाहिए। बाकी लोगों ने लकी के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। भले ही उसने मार तो दिया था लेकिन फिर भी वो उनकी नजर में अब्बास जितना बड़ा तो नहीं था और ना ही हो सकता था। चल फटीचर, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। अगर तू अभी के अभी मेरे सामने हार मान लेता है ना तो मैं तुझे सिर्फ इन्हीं लोगों के सामने अपने पैरों के नीचे से निकलवा कर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तू हार नहीं माना और मैं बाद में तुझे हरा दिया तो फिर तो मैं तुझे चौराहे पर ले जाकर वहां सबके सामने तुझे अपनी टांगों से नीचे निकलवाऊंगा। वैसे भी तुझे भी पता होगा कि अभी यहाँ सेंट्रल पार्क स्टेडियम के आसपास कितने सारे लोग जमा हुए हैं और मैंने सुबह नाश्ते में समोसे भी खाए थे, इसलिए भले ही मैं अमीर क्यों ना हूं लेकिन गैस तो मुझे भी होती है ना। अभी तो हो नहीं रही लेकिन कभी भी हो सकती है, सोच ले
जैसे ही अब्बास ने इतना बार कहा, उसके बाद बाकी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बात तो सही है, अब्बास भाई भी इंसान के इंसान है और पाद इत्र का थोड़ी ना बना होता है यार। भाई अगर चौराहे पर आ जाएगा तो बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी और साथ में पाद भी सूंघना पड़ेगा रे। अरे बाप रे, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगता है ना कि जो तू वहां करेगा ना, इससे बढ़िया तू यहीं पे कर ले। बोल, निकलेगा भाई के पैरों के नीचे से? अरे बोल, निकलेगा। अब्बास ने भी लकी की तरफ देखते हुए सीधा सवाल किया। अब्बास सुन, मुझे मालूम है कि तुम इस शहर में बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर दम अपने मुंह से ना पाद मारते रहोगे। कभी होटल में पाद मारते हो, कभी स्टेडियम में पाद मारते हो। एक नंबर के बदबूदार आदमी हो भाई। लकी ने भी सीधे उसका जवाब दिया। अच्छा चल ठीक है, तो फिर कर मजे। मुझे क्या है ना, जितना तू अभी हंस रहा है ना, अगले 1 मिनट में ना तेरी आंखों से आंसू नहीं निकल गए ना, मेरा नाम भी अब्बास नहीं। अब्बास ने कहा और फिर डार्ट बोर्ड के सामने आकर अपना डार्ट फेंकना शुरू कर दिया। अब्बास को अभी भी लकी से जीतने के लिए 41 पॉइंट्स की जरूरत थी। इसका मतलब साफ था कि अगर उसने इस राउंड में 41 पॉइंट्स बना दिए तो वो मैच जीत जाएगा। अब ऐसे में इस राउंड में 41 पॉइंट्स बना लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब्बास का प्लान साफ था। पहले वो 20-20 के 2 मारने वाला था और फिर जीतने के लिए 1 मारने वाला था। अब्बास की आंख 20 के डबल रिंग पर जा टिकी और फिर उसने अपना हाथ आगे की तरफ फेंक दिया। डार्ट उड़कर सीधा डबल रिंग के एरिया में जा गिरा। ठीक इसी वक्त लकी ये देखकर एक बार के लिए हैरान रह गया। उसकी नजर अचानक से पैनी हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में कहां से ब्लेड आ गई। उसने ब्लेड को डार्ट के नीचे हिस्से में मारा और फिर नीचे जमीन पर गिर गई। वो इतनी पतली थी कि किसी को दिखाई नहीं थी, ना ही उसके गिरने की कोई आवाज हुई। अब इस ब्लेड की लगने की वजह से डार्ट बोर्ड हल्का सा हिल गया था और इस वजह से अब्बास का डार्ट बोर्ड 20 की जगह 5 पर लग गया। अरे यार, अब्बास के मुंह से निकला। वो अपने मन में तो 40 के 2 डार्ट मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो सिर्फ 10 ही पॉइंट बना पाया। अब अब्बास के 1 के ऊपर मारने की कोशिश कर रहा था। अगर वो 15 पर मारने के बाद 1 पर मार देता तो आराम से ये खेल जीत सकता था। अब्बास ने आखिर में अपना निशाना फिर से साधा। लकी ने फिर से अपनी ब्लेड उठाई और इतने में उसे डार्ट बोर्ड पर दे मारा। वो ब्लेड बोर्ड से जाकर टकराई और अब्बास का डार्ट 18 पर जाकर लग गया। अब नियम के हिसाब से उसे जीत के लिए 41 पॉइंट्स ही बनाने थे, ना तो उससे ज्यादा और ना उससे कम। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो 3 डार्ट होने के बाद में भी 41 पॉइंट तक नहीं ला पा रहा था। उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा कि वो इतना खराब भी खेल सकता है। मुझे लगता है ना, अब्बास भाई ने जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि वो इस बच्चे को तो हारने से पहले एक मौका दे दे। हाँ यार, वरना जिस तरह का अब्बास भाई का गेम है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं वो 3 डार्ट में ना 41 पॉइंट न बना पाए। लेकिन वो खेल को खत्म क्यों नहीं कर रहे? ऐसे इस लड़के को एक मौका देने का फायदा क्या है? मुझे लगता है कि अब्बास भाई ने ना ये 1 पॉइंट जानबूझकर छोड़ दिया है। देखते हैं अब क्या कर पाता है। मुझे तो लगता है कि अब्बास भाई इस लड़के को ना तड़पा तड़पा कर ही मार देना चाहते हैं। और एक लड़के ने कहा। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को सच में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब अब्बास भाई पिछले 2 राउंड में इतना बढ़िया खेल गए तो फिर तीसरा राउंड में उन्हें क्या हो गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि वो लकी के मजे ले रहे थे और कुछ को ऐसा लग रहा था कि शायद अब्बास सच में अपना निशाना चूक गया। चल भाई, मैं तुझे ना एक और मौका देता हूँ। अब तू फिर से 140 पॉइंट बना ले, वरना मैं अपने कच्चे में आ जाऊंगा और तुझे ना उसके बाद मेरी टांगों के नीचे से होकर गुजरना पड़ेगा। अब्बास अपने दिल में जानता था कि वो लकी के ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा था। उसका निशाना सच में चूक गया था, लेकिन वो सिर्फ इतना भर कहकर रह गया। लेकिन बाकी लोगों को सच में ऐसा ही लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर दया दिखा रहा था। लकी और अब्बास के बीच में बहुत ही कांटे का खेल चल रहा था। उधर अब्बास जहां जीत के काफी करीब आ चुका था, ठीक इसी वक्त लकी ने पीछे से अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए डैशबोर्ड को बहुत ही हल्का सा हिला दिया। इसकी वजह से अब्बास का निशाना चूक गया, लेकिन इसका दोष वो अपने आप को ही दे रहा था। अब्बास सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए लकी से यही कह रहा था कि वो सिर्फ उसे एक मौका और दे रहा था। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला। एक बार जब मैं टेबल पलट दूंगा ना, तब तुम मुझे थैंक यू कह देना। वैसे भी खेल अभी खत्म नहीं हुआ, जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। लकी ने कहा और फिर डार्ट बोर्ड की तरफ बढ़ने लगा। अब उसे 3 डार्ट का इस्तेमाल करते हुए 140 पॉइंट्स बनाने थे। लकी की आंखें सबसे पहले डबल रिंग पर टिकी हुई थी और वो उसमें से भी 20 पॉइंट को देख पा रहा था। वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और फिर डार्ट को फेंक दिया। उसे पहला और दूसरा राउंड खेलने के बाद में थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो चुका था और उसने पहले ही डार्ट से 40 पॉइंट्स बना लिए थे। अब उसे सिर्फ और 100 पॉइंट्स की जरूरत थी। अरे बाप रे, इसने तो फिर से निशाना लगा दिया। अरे क्या बात है, किस्मत है भाई की यार। हाँ, पर ज्यादा देर नहीं चलेगी भाई। बचे 2 डार्ट से 100 पॉइंट्स तो किसी हाल में नहीं बना पाएगा। जब बाकी लोग लकी के बारे में बात कर रहे थे तब लकी ने सीधा डार्ट बोर्ड के दिल में एक डार्ट मारकर अपने लिए और 50 पॉइंट बना लिए। बाकी लोगों को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि लकी ये सब जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से हो पा रहा था। लेकिन तभी
उन सबको लकी ने डार्ट बोर्ड के दिल में डॉट मारकर दिखा दिया। अब इसकी वजह से उन सब के मुंह बंद हो गए। अब उन्हें सच में लग रहा था कि लकी की डार्ट मारने की जो क्षमता है वो काफी पैनापन हो गया है उसमें। सिर्फ 10 मिनट पहले ही वो 41 ही पॉइंट बना पाया था, लेकिन अब तो उसका जितना मन हो रहा था वो उतने पॉइंट बना रहा था। लकी का सारा ध्यान उसके डार्ट्स पर ही लगा हुआ था। वो खुद अपने दिल में भी ये बात जानता था कि वो इस खेल में अच्छा नहीं था। अब उसके पास में 50 पॉइंट्स बाकी रह गए थे और इसे कमाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल में ही मार सकता था। लेकिन अभी उसने जो डार्ट मारा था वो काफी सीधा था और उसके पिछले हिस्से में प्लास्टिक के हिस्से की वजह से उसका एक बड़ा सा हिस्सा ना ढक गया था। अब लकी के पास में दिल का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही बचा था जिससे वो डार्ट को मार सके। ये अपने आप में किसी नाखून के बराबर था और इसे मार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा था। अब्बास को अपने दिल में हंसी आ रही थी। वो काफी लंबे वक्त से इस खेल का हिस्सा था और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि सिचुएशन में तो बड़े बड़े सूरमा भी आकर फंस जाते थे और ऐसे में लकी इससे कैसे बच सकता था। लकी ने फिर से बहुत ध्यान से उसे देखा और फिर अपने पीछे खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि अब लकी क्या करने वाला था, इसलिए उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और लकी भी 3 से 4 कदम पीछे की तरफ चला गया जिस जगह पर वो अभी खड़ा हुआ था। लोगों को उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके हाथ में जो डार्ट था वो छोटा था और ऐसे में फिर वो इतना पीछे क्यों चला गया। लकी, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें डार्ट को उसके दिल में मारना होगा। इतनी दूर खड़े होकर तुम सीधा दिल में निशाना नहीं लगा पाओगे। मुझे लगता है कि तुम इससे अच्छा तो यही होगा कि हार मान लो। क्यों यहाँ सबका टाइम बर्बाद कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो सबको। बाकी लोग सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। लकी, श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। श्रेया, लकी जिस भी तरीके से डार्ट मारना चाहता हो उसे मारने दो। तुम क्यों उसके बीच में आ रही हो? उसे जो भी करना है करने दो। तुम्हें इसकी चिंता करने की ना जरूरत नहीं है। वैसे भी क्या इस तरह से अपने ही दोस्त के बारे में बात करना और उसे परेशान करना तुम्हें अच्छा लगता है? सिमोना ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम भी कहाँ इस फटीचर की तरफदारी करने में लगी हो मैडम। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें गिल्ट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसका ये जो हाल है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। श्रेया ने फिर से हंसते हुए कहा। सिमोना को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि श्रेया उसके बारे में इस तरह से बात कर सकती थी। जब उसने देखा कि बाकी लोग उसकी तरफ देखकर मनी मन हंस रहे थे तो सिमोना को शर्म सी आ गई और वो काफी घबराई हुई महसूस करने लगी। वो और मैं एक ही साथ पढ़ाई करते थे, इसलिए उसकी चिंता करना मेरा अधिकार है। तुम्हें भी कुछ फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं बकवास कर रही हूँ? एक काम कर लो, शीशा निकाल, उसमें अपना चेहरा एक बार के लिए देख, फिर तुझे पता चल जाएगा कि कौन बकवास कर रहा है और कौन बकवास नहीं कर रहा है। तेरा चेहरा तो बंदर के मुंह से भी ज्यादा लाल दिखाई दे रहा है। श्रेया ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और इस बार तो सारे लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अब्बास ने भी धीरे धीरे हंसते हुए श्रेया के कंधे को थपथपा दिया जिसकी वजह से वो और ज्यादा खुश हो गई। अब उसने अब्बास की आंखों में देखा तो उसे लगा कि अब्बास थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन इतने में अब्बास ने मौका देखते हुए कहा, अब जब वो इतनी मेहनत करके दूर आकर खड़ा हो ही गया है तो जैसा उसे मारना है मारने दो ना। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या बताओ, हो सकता है बोर्ड पर मार भी दे। अब्बास ने कहा और बाकी लोग भी इसके बारे में सोचने लगे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में लकी उस बोर्ड पर मार सकता था, जबकि कुछ को लग रहा था कि वो सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सब कह रहा था। लेकिन मजाक नहीं सही, लकी ने सब लोगों को चढ़ाना शुरू कर दिया था। लकी ने अपने हाथ में जो डार्ट पकड़ा था उसे वो मजबूती से मारना चाह रहा था। वो दूर जाकर इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वो इतनी ही दूर से ब्लेड भी फेंक रहा था। वो पुराने डार्ट्स के साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं था और अब आखिर में डार्ट ने भी उसकी जान ही निकाल रखी थी, इसलिए दूर से ही लकी उस डार्ट को मारना चाहता था जिस दूरी से वो अच्छा डार्ट मार सकता था। जैसे ही लकी वहां पर जाकर खड़ा हुआ तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे पीछे हिला, फिर उसने अपना निशाना साधा और निशाना सीधा लगा। जैसे ही उसने डार्ट मारा सब लोग ये देखने लगे कि उसका डार्ट जा किधर रहा था। उसने डार्ट को बिल्कुल सीधा मारा था और वो लोग उसे ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उन्हें डार्ट के घुसने की आवाज आई। डार्ट उसकी प्लेट के अंदर घुस गया और पिछले हिस्सा का जो प्लास्टिक था वो फट चुका था और जमीन पर धड़ कर गिर गया। एक बार 40 पॉइंट, दो बार 50 पॉइंट बनाने के बाद अब ये राउंड लकी का हो चुका था। उसने 301 पॉइंट बनाकर राउंड खत्म कर दिया और वो जीत गया था। बाकी सब लोग हैरान थे और किसी बुत की तरह खड़े होकर वो सिर्फ डार्ट बोर्ड की तरफ देख रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी आंखें साफ की क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो जो देख रहे थे वो सच था या नहीं। अरे अब्बास, मुझे माफ कर देना यार, मैं तो बस ऐसे ही गलती से जीत गया यार। लकी अब्बास के पास गया और
उससे मुस्कुराते हुए बोलकर उसे चिढ़ाने लगा। अब्बास की आंखें तो अभी भी लकी के उस आखिरी शॉट पर ही टिकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी जैसा फटीचर आदमी ऐसा कैसे खेल सकता था कि किसी बड़े से बड़े प्रोफेशनल प्लेयर को भी हरा दे। लेकिन जब तक वो ये समझ पाता तब तक लकी उसके सामने आ चुका था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब्बास का मन कर रहा था कि वो लकी को फटकारे, लेकिन जब वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसकी जुबान थी कि काम करने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ वो शर्त की सजा चल रही थी जो अभी उसने लकी से लगाई थी। अब्बास, क्या मेरी दोस्त वॉलंटियर का फॉर्म भर सकती है क्या? हाँ, लकी ने पूछा। भर सकती है। भले ही अब्बास को ये कहने में अपने आप से काफी नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ये कहने से रोक नहीं सकता था। उसने कहा और फिर अपने कुछ साथियों के साथ दरवाजे से बाहर की तरफ आने लगा। लकी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर उसके पास जाते वो बोला, अबे कहाँ जा रहे हो? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? हमने जो शर्त लगाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हट अब मेरे रास्ते से। अब्बास ने गुस्से में लकी की तरफ देखा और कहा। लकी तो सिर्फ यही चाहता था कि अब्बास उसे और सिमोना से माफी मांग ले, लेकिन अब उसे उसकी भी परवाह नहीं थी। वो तो हारने के बाद भी अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा था। लकी को हंसी आ गई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम अगर इसी तरह से खेलना चाहते हो तो खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को भी आज जो हुआ ना उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारा पहला नहीं, तुम्हारा आखिरी नाम लेकर बाकी लोगों को ये कहानी सुना दूंगा। वैसे भी मेरे पास इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग भी है। लकी ने अपना फोन निकाला और उसे दिखाने लगा। वैसे तो उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और वो सिर्फ अब्बास को डराने के लिए सब कह रहा था। लकी जानता था कि अब्बास जैसे लोगों से कैसे निपटना था। वो बस उसकी दुखती हुई नस पकड़ना चाहता था और उस पर वार करना चाहता था। इस तरह से लोगों से बात करना उसने कुमारी से सीखा था। अगर वो उससे कुछ नहीं कहता तो वो शायद अब्बास को उसका डर नहीं होता। जब अब्बास ने देखा कि लकी को अब सच में गुस्सा आ रहा था तो वो थोड़ा डर गया। वो इस बात से डरा हुआ था कि लकी की ये हरकत कैसे उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती थी, लेकिन वो लकी की टांगों के नीचे से भी नहीं निकल सकता था। वो जयपुर शहर का बड़ा आदमी था, ऐसे में ऐसे कैसे कर सकता था? जब लकी ने अब्बास का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ये बुरी तरीके से घबरा गया है। लकी एक डेस्क के पास गया, फिर उसके ऊपर चढ़ गया और बोला, अब्बास आजा, यहाँ पर करते हैं। उसकी ये हरकत देखकर तो अब्बास को सच में बहुत गुस्सा आया और वो बेचैन हुआ जा रहा था। लकी जो कि एक फटीचर मालूम पड़ता था, वो उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन लकी ने भी उसकी नस को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और अब्बास लकी को नाराज नहीं कर सकता था। अब्बास अपने मन ही मन काफी झिझका हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार उसे समझ में आया कि उसके लिए उसका बिजनेस ज्यादा जरूरी था। वो धीरे धीरे करते हुए लकी के पास जाकर खड़ा हो गया और अब लकी के सामने झुकने के लिए राजी था। जब बाकी लोगों ने देखा कि अब्बास उसकी टांगों के नीचे से निकलने वाला था तो उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया। बाप रे, सच में अब्बास भाई इस आदमी के टांगों के बीच से निकलने वाले हैं? अब्बास को शहनाज ने पहले ही मना किया था और इसके अलावा इस फटीचर के लोग कोई मुंह भी नहीं लगते और अब ये इस फटीचर के टांगों के बीच से। अरे बाप रे, अब्बास भाई जीवन किस दिशा में जा रहा है भाई? मुझे तो लगता है ना कि अब्बास भाई को इसके लिए ना बहुत डांट पड़ने वाली है। उधर अब्बास इन सब बातों के बीच में लकी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अब्बास लकी की टांगों के बीच से निकल पाता या उसे कोई बचा लेता?